हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये लेक्चर देख रहे हैं आप, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पिछला रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एक बार फिर से वहाँ पर ठीक है एकदम तरोताज़ा हो जाए। उसके बाद फिर से कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के चलते हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। देखो, पिछले टर्म पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस दे दी जाए या फिर उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए और आपसे बोले कि बताओ इस पे इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मास बनेगा, इसका अगर इतना लेकर के चलते, अगर इस टाइप का मतलब कि रिएक्शन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान होना चाहिए। पहली बात, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन से आप उस केमिकल रिएक्शंस को लिख लो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि उस केमिकल रिएक्शन को आपको पूरी बैलेंसिंग के साथ लिखना होगा। अगर आप बैलेंस करके नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि बैलेंसिंग कैसे करते, क्या सारी चीज़ें, वो तो हम लोग देखते ही हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में बताता हूँ, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा फेमस रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि रिएक्शन आपको पता है कोई भी उठा सकता है, आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर कोई भी रिएक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शन सेलेक्ट करते हैं उस पर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊँ, उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग कॉन्सेप्ट में, मैंने कहा किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि उस हाइड्रोकार्बन जैसे कि C2H4 है, जितने भी कार्बन होंगे उसका क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कंप्लीट कन्वर्शन में जितने भी कार्बन, आपको दिख रहा है कितना, दो कार्बन है, तो यहाँ पर दो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका आधा क्या बनाना है, यहाँ पर वाटर। तो चार का आधा कितना हो जाएगा, दो, उसका हम क्या बना देते हैं, वहाँ पर वाटर बना देते हैं। फिर अब मैंने आपको बताया कि सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मैंने कहा था ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, प्रोडक्ट साइड टोटल ऑक्सीजन को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, जितना ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट साइड है ये ऑक्सीजन, ठीक है, उसका हाफ कहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर O2 के सामने लिख देना है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि याद रखना, जब कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आगे जो आपको नंबर दिखाई देते, पता है क्या होता है, बताओ ये कौन से नंबर होते हैं। तो मैंने बताया था ये नंबर ही इस रिएक्शन के मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिएक्शन जब आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पर कैसे रिएक्शंस चलेगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया 1 मोल C2H4, यहाँ पर क्या लिखा गया, 1। इसका मतलब यहाँ पर इसके कितने मोल हैं, 1। और यहाँ पर कितने लिखे गए हैं, 3। इसका मतलब इसके कितने मोल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 3। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड के 2, इसका मतलब 2 मोल, इसके 2 मतलब इसके 2 मोल है। अब इसको अगर मोल के रिस्पेक्ट में इसको पढ़ा जाए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोल। जब इसको पढ़ा जाएगा तो हम कहेंगे 1 मोल C2H4 रिएक्ट करता है कितने मोल ऑक्सीजन से, 3 मोल ऑक्सीजन से। तब जा करके यहाँ पर आप बताओगे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आगे के नंबर थे उसी को देख करके हमने बताया कितने कितने मोल रिएक्ट करेंगे और कितने कितने मोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अच्छा बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मोल की बात आती है, मोल बराबर वेट अपान मोलिकुलर वेट। तो बताओ अगर मोल के नंबर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो बताओ अगर मोल की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पर 1 हुआ, तो आपको पता चल जाता है मास और मोलिकुलर वेट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 मोल C2H4 है तो इसका मास कितना, जो इसका मोलिकुलर वेट होगा 28। ये 3 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल होता तो 32 ग्राम बोलते। तो यहाँ पर 3 मोल है, इंटू 3 कर दिया तो 96 ग्राम हो जाएगा इसका वेट अगर निकालेंगे। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको पता है 2 मोल है तो इसका मास कितना, 2 इंटू 44 मतलब 88 आ जाता है। ऐसे वाटर के 2 मोल है तो 2 इंटू 18 मतलब 36 आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब इसको मास के रिस्पेक्ट में अगर इस रिएक्शंस को पढ़ें तो हम ऐसे बोलेंगे, अगर 28 ग्राम C2H4 को हम कंप्लीटली बर्न करें तो 96 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और तब जाकर के 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये तो बोलेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगला फॉर्मूला हमें पता है, मोल बराबर N अपान N हो जाता है। अगर यहाँ पर भी N की वैल्यू 1 ली जाए तो N बराबर किसके हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर के। तो इसी बात को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैंने कहा Na की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मोल है तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, Na का मतलब 6.0 × 10⁻23 हो जाता है, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर 3 मोल है, इसका मतलब कितना, 3Na। 2 मोल है तो 2Na, और यहाँ पर 2Na। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर पे बताया था, मैं जल्दी इसको रिवाइज कराता हूँ। और मैंने आपको बताया था एक और फार्मूला होता है VSTP अपान 22.4।
ठीक है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए तो STP पर वॉल्यूम कितना निकल के आएगा बताओगे? यहाँ पर भी 22.4, कोई भी गैस होगी अगर STP पर ली जाएगी 1 मोल तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा। तो ये भी तो 1 ही मोल है, तो इसका मतलब कितना? 22.4 लीटर। ये कितना है? 3 का मतलब 3 × 22.4 लीटर। ये 2 है तो 2 × 22.4 लीटर। ये भी 2 है तो 2 × 22.4 लीटर आ जाता है। तो अगर कहने का मतलब यहाँ पर अगर कभी हमसे इसका मास दे दिया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा STP पर पूछा जाए, तो हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे कि हमें रिएक्शन से पता है कि 28 ग्राम को बर्न करने के लिए 2 × 22.4 लीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 ग्राम का पूछा जाए तो बताओ, जब 28 के साथ ये है तो 1 का मतलब इतना अपॉन 28 हो जाएगा। फिर जितने का पूछा जाए उतने से हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ये मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था, एक बार आपको रिवाइज कराया, यहाँ तक कि मैंने इसके क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जाकर के पिछले लेक्चर देखें, वहाँ पर इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, उसके सारे क्वेश्चंस भी कराए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर और हम लोग बात करते हैं, जो कि पिछले लेक्चर पे मैंने नहीं बताया था, उसको हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने कहा था कि रिएक्शन कोई भी हो सकती है कि नहीं? रिएक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन जो थोड़ा सा फेमस रिएक्शन होती है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और उस फेमस रिएक्शन में एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, मैं आपको बताऊँ, वो कुछ MCO3 टाइप के अपने क्या बनाते हैं? कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं तो जिसको हम एल्कली मेटल कहते हैं, वो किस टाइप का बनाते हैं? M2CO3। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड A ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं, S ब्लॉक में जो दूसरा होता है वहाँ पर ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो MCO3 टाइप के बनाते हैं। और याद रहे, जब हम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट क्या हो जाता है? थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होकर के अपने खुद के ऑक्साइड्स बनाते हैं और एक गैस भी निकालते हैं। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, ये इनके टूटने का तरीका होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये फर्स्ट A ग्रुप वाले होते, ठीक है, जिसको एल्कली मेटल कहते हैं, उनका कार्बोनेट कुछ ऐसे बनता है M2CO3। और इनकी खास बात है, ये थर्मली मोर स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप इनको हीट करेंगे तो डिसोसिएट नहीं होते हैं। बस एक एक्सेप्शन होता है, किसका? लिथियम का कार्बोनेट, क्योंकि उसकी सिमिलरिटीज किससे मैच कर जाती है? सेकेंड ग्रुप से, क्योंकि उसके साथ क्या डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। ठीक है, तो वो तो जब आएगा वहाँ पर टॉपिक उसको हम देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर कि सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट है। अब सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट तो बताओ कैसे टूटेगा? अभी आपको बताया सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट क्या MgCO3 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हीट करने के बाद क्या करें? मैंने कहा था इन सेकेंड ग्रुप के मेटल के कार्बोनेट की खास बात होती है, वो अपने ऑक्साइड में और क्या कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और आपको पता होना चाहिए मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। तो कल को अगर बाई चांस आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो कौन से ग्रुप के मेटल कार्बोनेट है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे ऐसा पूछा जाए वो कौन सा मेटल कार्बोनेट जिसको हम हीट करें वो एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड दे, तो याद रखना सेकेंड ग्रुप का है। हालांकि हम लोग यहाँ पर तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की, जहाँ पर अगर कैल्शियम का कार्बोनेट उठाया जाए ये भी अपना ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट उठाया, ये अपना ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बेरियम का कार्बोनेट उठाया तो अपना ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब सवाल आते हैं, चलो ठीक है, ये इनके टूटने का तरीका हुआ। अब इसे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो इस पर कॉन्सेप्ट हम कैसे सीखेंगे, कैसे अपने मोल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो देखते हैं। तो चलिए, इनके टूटने का तरीका आपने सीखा, कैसे टूटते हैं ना, सीख लिया। तो बताओ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर इसके कितने मोल है बताओ? कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कितना मोल है? 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो इसको कैसे पढ़ोगे बताओ? कैसे पढ़ोगे? यही तो कहोगे भाई, 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो 1 मोल क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करेगा। और क्या बनेगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का एक नाम भी चलता है जो कि क्वेश्चंस में देता है, उसको कहते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसको? लाइमस्टोन। अच्छा ये बताओ, अभी फिर से वही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, हम इकट्ठा करते जाएं। अगर 1 मोल है, फिर से वही मोल बराबर मास अपान मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मोल की वैल्यू 1 है तो आपको पता है मास कितना हो जाएगा? जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है।
तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल की बात कर रहा हूँ तो इसका मास अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। और आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना, कैल्शियम का 40 हो जाता है एटॉमिक वेट, कार्बोनेट का पूरा मिला करके 60 होता है, तो कितना हो जाएगा 100। और यहाँ पर इसका भी 1 मोल है, इसको मास में कन्वर्ट करो तो आप बताओगे ये 40 हो जाता है। और ऑक्सीजन का हर किसी को बताया एटॉमिक वेट कितना 16, तो कितना हो गया बताओ 56। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हर किसी को तो पता ही होगा भाई सब 44 होता है कि नहीं। चलिए अगर हम बात करते हैं मास के साथ इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं तो 56 ग्राम क्या करता है वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड देता है और 44 ग्राम क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बना करके देगा। यही तो है। अच्छा नंबर के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हो क्या इसको, फिर से वही सेम कहानी। देखिए आप बताओगे यहाँ पर n/n हो जाता है, और अगर मोल की वैल्यू 1 आई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, आप बताओगे अवागैड्रो नंबर के बराबर। तो बताओ इसमें कितने पार्टिकल होंगे, अवागैड्रो नंबर के बराबर, क्योंकि 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल। फिर मैंने कहा अगर हमें वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पढ़ना हो तो मैंने वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आपको जो फॉर्मूला बताया VSTP/22.4 है कि नहीं। अगर 1 मोल है तो फॉर 1 मोल VSTP = 22.4 लीटर, ठीक है, ये हो सकता है। तो सवाल आता है यहाँ पर मैंने कोई वॉल्यूम नहीं लिखा, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर बस केवल 1 मोल की वजह से इतना लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा बताओ? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कौन है, सॉलिड। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला यूज़ होता है, बताओ किसके लिए यूज़ होता है, ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। और ये कौन है, सॉलिड है, तो इनका आप बताओगे ये गैस नहीं है, गैस होते तो इनके लिए भी हम लिखते हैं जितना मोल होता है उतना 22.4 लिखते हैं, लेकिन इनके लिए नहीं, केवल ये लिखा गया। तो अब आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये बोलेगा कि बताओ भाई अगर कैल्शियम कार्बोनेट का इतना मास, कोई भी मास दे दिया जाएगा, इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम बनेगा। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम खुद से जानेंगे कि हम क्या जानते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम हीट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 44 ग्राम देगा, अगर इसका मास पूछ रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एसटीपी पर पूछेगा तो हम ये कहेंगे हमें पता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कि 100 ग्राम को अगर हीट करते हैं तो 22.4 लीटर एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। फिर 1 ग्राम का निकाल लेंगे, फिर जितने ग्राम का बोलेगा उतने कर लेते हैं। आया समझ में? तो क्वेश्चन करें, तो चलो क्वेश्चन कर दें। अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन करते। कहता है एज्यूमिंग फुली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट एसटीपी ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम कौन BaCO3 विल बी। कह रहे अगर हम क्या करते हैं 9.85 ग्राम BaCO3 को हीट करेंगे तो बताओ एसटीपी पर वो कितना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगा। तो चलिए अब बताओ क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दी गई इंफॉर्मेशन से BA, बताओ बेरियम के कार्बोनेट को तोड़ना आता है। अभी आपको बताया ये कौन से ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट हैं, ठीक है। जब हम इनको हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, पहली बात तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ एक और ऑक्साइड को बनाएगा, नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि होता है क्या, गैस। तो अभी क्वेश्चन को साइड में रखो, अपना खुद का नॉलेज यूज करो। किनकी बात चल रही, इनकी और इनकी बात चल रही। तो इनके कितने मोल हैं इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में, 1 मोल, और इनका कितना है, अब बताओ ये भी तो 1 मोल है, ठीक है। अब सवाल आता है इनके 1-1 मोल तो हैं, तो अब आपको पता है इनका मास और इनका क्या वॉल्यूम। तो अब जितना जितना मोल आपने सही से बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में देखा है, ठीक है, हम क्या करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन जिसका मास दिया है तो हम देखेंगे उतने मोल के लिए उसका मास क्या होगा, जिनका वॉल्यूम दिया है, हम जिनका वॉल्यूम पूछा जा रहा है फिर दिया है तो उतने मोल के लिए क्या होगा। तो आपको पता है 1 मोल का मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट, अगर वेट में लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर आपको बताएगा BA का एटॉमिक वेट 137 और कार्बोनेट का हो जाता है 60। तो आप इसको काउंट करते हैं 9 यहाँ पर 1, तो आप बताओगे 197 इतना ग्राम है 1 मोल का मतलब। इनका एसटीपी पर वॉल्यूम बताना, तो बताओ 1 लीटर गैस है, मतलब बताओगे वहाँ पर क्या कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 मोल है, तो इसको कितना लिखेंगे 22.4 लीटर, ये लिख दिया। आज समझ में? तो अब क्वेश्चन की शुरुआत कर, हम कहेंगे हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन से ये सीखा कि 197 ग्राम ऑफ BaCO3 ये जब डिसोसिएट करता है तो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म देता है एसटीपी पर। तो अगर 1 ग्राम लिया जाता तो बताओ अब क्या होगा,
1 ग्राम लेंगे तो 22.4 अपान कितना कर देंगे, इतना, यही तो होगा 197, इतना लीटर बन जाएगा। फिर सवाल आता है कि ये तो 1 ग्राम का हुआ, हमसे कितने ग्राम का पूछा जा रहा है, 9.85 ग्राम का पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर फॉर 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3। तो बताओ यहाँ पर 22.4 अपान 197, ये तो 1 का हिसाब हुआ, और जितने का पूछा जाए हमेशा से क्या करना होता है, उतने से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, क्या निकल के आ जाता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका जो आता है, ठीक है, 1.12 लीटर के आसपास मेरे ख्याल से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.12 लीटर के मेरे ख्याल से आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए यहाँ पर। फ्रॉम द कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट HTP द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड। ठीक, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर अटैक करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको जल्दी से सॉल्व करिए, देखते हैं क्या लगाते हैं आप इसको। चलिए आया कोई आंसर, हटाए इसको, इसमें 1.12 लीटर आपको बताए सॉल्व करना है यहाँ पर, हटाए इसको। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कोई आया ऑप्शन, सॉल्व किया होगा तो आएगा, नहीं किया तो नहीं आएगा। 52। चलिए बताइए क्वेश्चन की शुरुआत, क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबसे मैंने आपको पहले बात बताया, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर बात ही खत्म है कि नहीं। फ्रॉम द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एट HTP द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहे हैं अगर 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करें तो HTP पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना लीटर प्राप्त होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या, वही तो है सेकेंडरी ग्रुप का कार्बोनेट, हीट करने पर सेम तरीके से टूटेगा अपना ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि बात जो चल रही है इनकी, इनका मास दिया है और इनका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा 1 मोल ये है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब बताओ, अभी क्वेश्चन को साइड में रखो, आपके हिसाब से इसके कितने मास से कितना वॉल्यूम निकलना चाहिए। बताओ कि 1 मोल का मास कितना हो जाता है इसका, 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से आप बताओगे 22.4 लीटर आप CO2 आपको प्राप्त होगा HTP पर। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, तो आप बताओगे जब 100 से इतना हो रहा है तो 1 से कितना, इतना पॉइंट, इतना अपान 100 हो जाता है, 22.4 अपान 100। तो आपसे कितने, क्या इतने का 1 ग्राम का पूछ रहे, नहीं हमसे तो 20 ग्राम का पूछ रहे हैं। और तो भाई जब आपको 1 का रेट पता चल जाए, उसके बाद जिसका भी पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, ठीक है, 1 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 का पूछा गया, 20 पंचे 100, और यहाँ पे इसको काटते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर 448 इतना लीटर आपको कार्बन डाइऑक्साइड HTP पर प्राप्त होगा। आया समझ में? तो मैंने आपको बताया, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते हैं आप वहाँ पर, तो आपको ऐसा मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट को ज़्यादा टारगेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन ही रट लें। मैंने कहा रिएक्शन कोई भी हो सकती है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप सीख ले जाते हो उसके बाद तो चाहे कुछ भी पूछे। ठीक है, आप अगर रिएक्शंस लिख गए और कॉन्सेप्ट सीख लिया, ठीक है, उसके बाद कोई भी रिएक्शन दे देगा, आप मोल के क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बस उसको सीखते सो। चलिए अगला क्वेश्चन कोई ट्राई करो, देखो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 53 द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड, इस बार जिंक के अमाउंट की बात कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस 224 ml 224 ml ऑफ H2 एट HTP ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 विल बी। जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराई जा रही है, और उसके बाद आपको कह रहा है कि बताओ अगर हमें वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है अगर 224 लीटर प्रोड्यूस हो तो वहाँ पर बताओ जिंक कितना खर्च होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ ये तो रिएक्शन में बताई नहीं की, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि वो कोई भी रिएक्शंस पूछ सकते हैं। ठीक है,
वो कोई भी रिएक्शंस पूछ सकते हैं। अब जितना इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है, अगर आप उतने इन्फॉर्मेशन से समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराई जा रही है। तो जिंक यहाँ पर क्या करता है, आपको पता है रिएक्शन करता है ZnSO4 बना देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ये खास बात होती है। ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। जब हम क्या करते हैं, मेटल्स की हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के जो ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, अगर उन मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं हाइड्रोजन गैस को रिलीज कराते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी यही सेम रिएक्शन है। जिंक क्या करता है, H2SO4 एक डाइल्यूट एसिड से हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शंस कराई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। और मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, देखो पहले क्या बैलेंस है रिएक्शंस, हाँ बैलेंस है, Zn SO4 ठीक है, H2 बैलेंस है। और इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जिंक के कितने मोल 1, और जो पूछा जा रहा है फिर दिया है उसके मोल H2 के मोल कितने हैं 1। लेकिन इस बार क्वेश्चन में H2 का आपको पता है वॉल्यूम दे करके इनका पूछा जा रहा है मास। तो अभी हम अपने बैलेंस केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। एक मोल का मतलब कितना, ये एटम है ना, तो 65 ग्राम 65 ग्राम। एक मोल का, चूंकि आपके क्वेश्चंस में यहाँ पर ml में वॉल्यूम STP की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर ml में वॉल्यूम लिखेंगे कितना 22,400 ml इतना। लेकिन इस बार वॉल्यूम दे करके ये पूछा जा रहा है। जब मैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इस मेथड का यूज़ करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, कहेंगे 22,400 ml ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, 65 ग्राम ऑफ जिंक, 65 ग्राम जिंक से प्रोड्यूस होता है। तो बताओ 1 ml ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, 65/22,400 ग्राम ऑफ जिंक। बताओ 1 ml का हिसाब निकल चुका है, लेकिन हमसे कितने ml का बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 224 ml का बता दो। बताओ जब एक का आ गया तो बता ही सकते हो। तो बताया गया 4,224 ml ऑफ H2, तो क्या हो जाएगा 65/22400 इंटू 224 इतना ग्राम ऑफ जिंक है कि नहीं। बताओ ये कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 100, फिर 100 को ऊपर लेके जाएंगे, आ जाएगा 0.65 ग्राम ऑफ जिंक, ऐसा कुछ हो जाएगा 0.65 ग्राम ऑफ जिंक। तो यहाँ पर आंसर है कौन सा फर्स्ट वाला। तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप सारे लेक्चर्स देखते रहो, ठीक है। कोशिश ये रहेगी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करके वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करके उसको हम लोग वहाँ पर कॉन्सेप्ट को एकदम मस्त में क्लियर कर लेते हैं। हाँ समझ में। तो बताइए अगला क्वेश्चन, मिटा इसको। चलिए इसको मिटाते हैं, हटाते हैं, आपने नोट किया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, 54 आ जाता है। चलिए क्वेश्चन है क्या, कह रहे हैं कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड अ रेसिड्यू वेटिंग। कह रहे हैं अगर सिल्वर कार्बोनेट को हम बड़ी तेजी के साथ ऑपरेट कर, बहुत हीट दे करके उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो अब वहाँ पर क्या हो जाता है, जो बचा रह जाएगा वो कितना बचा रह जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कौन बचेगा, है कि नहीं। पहले ये तो पता चल जाए कौन बचेगा, फिर ये भी देख लेंगे कितना बचेगा। सिल्वर कार्बोनेट है, हीट किया गया, तो याद रहे सिल्वर कार्बोनेट जब हीट करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर सबसे पहले निकल लेता है साइड में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दो लोग और जन्म लेते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो उड़ जाता है गैस बन करके, और दूसरा भी इनके साथ साथ पीछे पीछे निकल लेता है, वो कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों तो गैस है भाई, ये तो बचा नहीं रह जाएगा, ये तो उड़ जाएगा। बचा कौन रह जाएगा, जो सॉलिड फॉर्म में है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कौन बचा रह जाएगा, कह रहा है कि जो बचा रह जाता है उसका कितना वेट होगा वहाँ पर। इसका मतलब आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट का 2.76 ग्राम को हिट किया जाए तो ये बताओ सिल्वर का कितना ग्राम वहाँ पर वो मिलेगा, यही होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, अब इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। पहले इस बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में अगर देखते हैं, ये रिएक्शंस बैलेंस है, ठीक है, इसके 1 मोल, तो सिल्वर भाई साहब के कितने मोल, 2 मोल, ठीक है।
तो अब बताओ एक मोल का मास क्या होता है, Ag का वो कह रहे हैं कितना, कह रहे हैं कि भाई Ag का 108 है, कितने Ag यहाँ पर 2, तो 216 हो जाएगा इनका। कार्बोनेट का तो चलता ही रहता है, आपको पता है 60, तो 6 यहाँ पर 7 यहाँ पर 2, मतलब इसका एक मोल का मास कितना 276 ग्राम। और इनका मास है तो कितना मास होगा बताओ, 2 सिल्वर, एक सिल्वर का कितना 108, 2 का कितना हो जाए 2 मोल का मतलब 216 ग्राम। बस कहानी शुरू करते हैं। अब बताओ कि 276 ग्राम ऑफ Ag2CO3 ऑन हीटिंग, ठीक है, स्ट्रांगली हीटिंग गिव्स 216 ग्राम ऑफ Ag, ठीक है, फॉर 1 ग्राम ऑफ Ag2CO3 ऑन, ठीक है, स्ट्रांगली हीटेड गिव्स कितना बताओ 216 अपॉन 276 ग्राम ऑफ सिल्वर Ag। और किसके लिए हमसे कह रहे हैं फॉर, कितने ग्राम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3, 1 ग्राम का हिसाब लिख के बैठे हैं आप, ठीक है, और फिर जितने का पूछा जा रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दो 2.76। बताओ जब ये यहाँ पर होगा तो कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम थे, बस 2 डिजिट के बाद क्या हो जाता है यहाँ पर आपका आ जाता है पॉइंट है, तो आप करोगे यहाँ पर 0.01 बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाता है आपका यहाँ पर 2.16 ग्राम Ag। कौन सा ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे क्वेश्चंस को आप देखें अच्छे से, और सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर सबसे मेन यही चीज़ आपको दिख रही होगी भाई, अगर हम क्या करते हैं रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, फिर रिएक्शंस का हमें नॉलेज है तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या बनेगा और कितना बनने वाला है, ठीक है। बताइए आगे बढ़े, यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे कहता है द वॉल्यूम ऑफ इन लीटर CO2 लिबरेटेड एट CP व्हेन 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन हीटेड कंप्लीटली इज। तो आपको कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन का मतलब जानते हैं क्या होता है, लाइमस्टोन ये आपका है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का ही दूसरा नाम लाइमस्टोन चलता है। जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हम लेकर के आते हैं जो कि केवल 90% प्योर है, 100% प्योर नहीं है, जो कंप्लीटली तोड़ा जाएगा, ठीक है, हीट किया जाएगा, तो कितना लीटर STP पर कार्बन डाइऑक्साइड को देगा, ये है क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। अब यहाँ पर बताओ इसके कितने मोल, जिनकी बात होगी बस उन्हीं के मोल लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, इनके 1 मोल, इनके 1 मोल का मास कितना 100 ग्राम, इनका STP पर वॉल्यूम 20.4 लीटर। तो बताओ अब यहाँ पर फिर से 100 ग्राम ऑफ CaCO3, बताओ 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, अब बताओ कि 22.4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। फिर कह रहे हैं हमसे 1 ग्राम करें, हमसे कह रहे हैं कि भाई 10 ग्राम लो, ले लिया, कह रहे लेकिन याद है वो 90% ही प्योर है, तो आपको पता है जो उसमें प्योर फॉर्म होगा वही तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। जैसे आप दुकान से 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट खरीद लेके आते हो और कहता है कि वहाँ पर पता चला उसको केवल 90% प्योर था, मतलब 10% उसमें कंकड़ पत्थर रहे होंगे, इम्प्योरिटीज़ रहेगी, वो थोड़ी ना कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा प्योर फॉर्म में वही निकालेगा। तो हम तो ये तो देख लिए भाई 10 ग्राम तो भले हमको दे दिया गया, इसमें से कितना कैल्शियम कार्बोनेट रियल वाला है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं तो यहाँ पर कितना पता चल जाता है, ठीक है, तो अब निकालते हैं 90% 10 का, तो आप बताओगे कितना बचेगा, 9 ग्राम ही तो आएगा, 9 ग्राम ऑफ CaCO3। मतलब आपसे जो उसने 10 ग्राम बोला एक्चुअली में आपको कितने ग्राम का निकालना है, 9 ग्राम का, क्योंकि 90% प्योर है। तो बताओगे 22.4 अपॉन 100 इंटू 9, ठीक है, ये आ जाता है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर यहाँ पर आता है, अगर हम लोग बात करते हैं, आप देख रहे हैं इसको 2.016 लीटर निकल के आता है, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं वहाँ पर, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा वहाँ पर हिंट, यहाँ पर परसेंटेज की बात आ जाए, बहुत लोग तो परसेंटेज देख के डर जाते हैं, उनको पता है ये क्या आ गया, अभी सब कुछ ठीक चल रहा था,
ठीक है। और जैसे परसेंटेज देखते हैं यहाँ पर उनको लगता है अब क्या करना है, ठीक है, ऐसा चल रहा था मस्त, इतने ग्राम का, फिर किसी ग्राम का पूछ लेते थे, वहाँ पर लगा देते थे। अब उन्होंने कहा कि 10% है, 10 ग्राम लेके चल रहे, उसका 90% प्योर है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमको सबसे में नहीं समझना चाहिए कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जितना होगा वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं 10 ग्राम लेके चले कि 10 के 10 ग्राम ही निकालेंगे भाई, जब 90% है, 20%, 40% जितना भी प्योर होगा, ठीक है, उतना हम निकालेंगे कि उसका उतना मास क्या होता है, फिर उतने मास से ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के दिखाना है। तो चलिए ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम पूछा गया था यहाँ पर नीट में 2023 में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आप लगा पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो हर कोई ट्राई किया करो, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही आए, देखो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप तुरंत के तुरंत वहाँ पर अटैक करो क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, तो बताया जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन ये है कि आप भी तो अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करो, ठीक है, कैसे वहाँ पर करना है, कि कितनी जल्दी आप कर ले जाते हो। मेरे सॉल्व करने से पहले आप करके रख दो और बता दो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन से टिक होगा वहाँ पर। तो चलो देखते हैं यहाँ पर आपने क्या लगाया और मैं क्या लगाने जा रहा हूँ ना। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 और 56 की बात करते हैं। यहाँ पर बताया द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग। देखो 20 ग्राम का क्या 20% प्योर कौन है, लाइमस्टोन। बताओ कितना निकल के आता है यहाँ पर। अच्छा इस बार आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछ लिया गया। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें वॉल्यूम पूछा था। तो अब देखते हैं यहाँ पर चाहे मास पूछे चाहे वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा वहाँ पर। 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बताओ कि इसका 1 मोल और इनका कितना, ये भी 1 मोल है। मैंने कहा जब मास की बात आती है तो इनके 1 मोल का मास, इनकी 1 मोल का मास लिख लो। तो अब बताओ कि यहाँ पर इनके 1 मोल का मास तो 100 ग्राम हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अब भी 2023 में भी कैल्शियम कार्बोनेट को ही टारगेट किया। ज़्यादातर ये से पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर चांसेस भी ये रहते हैं। तो अब यहाँ पर इसका 1 मोल है तो अब इसका मास लिखेंगे, मोल वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। 1 मोल का मास मतलब कितना, मॉलिकुलर वेट के बराबर 44 ग्राम। तो अब हमसे ये पूछा गया, हम कहेंगे कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या करता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 44/100, ठीक है, इतना ग्राम ऑफ CO2 देगा। तो अगर हम बात करते हैं ये तो 1 ग्राम का हो गया, लेकिन हमसे कह रहे हैं 20 ग्राम का, वो भी कितना 20%। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर, ठीक है, इतना। तो अब बताओ कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब 4 ग्राम का हिसाब पूछना चाहते हैं, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं 44/100 इंटू कितना 4 आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा अब बताओगे, ठीक है, इतना आ जाता है ना 1.76। कहाँ गया ये बी वाला ऑप्शन। तो बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो उसमें कोई भी एक सब्सटेंस का मास या फिर कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन दे करके किसी दूसरी चीज़ का अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पूछ लेता है, हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर कंडीशंस जरूरी होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। और क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छे से आप इसको समझिए। देखो अगर कभी भी 2 रिएक्टेंट है, कम से कम 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। एक रिएक्टेंट के केस में आपका ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। कम से कम 2 रिएक्टेंट हो और वो आपस में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कभी अगर ऐसा हो जाए कि वो जो 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा पता चले कि रिएक्शन होती जा रही है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, रिएक्शन होती जा रही है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता चलता है उन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट खत्म। क्या हो जाता है, कोई एक रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, अभी दूसरा रिएक्टेंट बचा रह जाता है। तो याद रखना कि अब जो रिएक्शन के दौरान कोई भी एक ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खर्च हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो चलो ठीक है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सुनने इसका फायदा क्या होगा अगर इसको हम समझ लेंगे तो। आपको पता है ना, तो अकेले कोई एक रिएक्टेंट, अगर 2 रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो याद रखना कोई भी एक रिएक्टेंट अकेले उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। प्रोडक्ट तब तक बनेगा जब तक दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे। अगर कोई एक रिएक्टेंट पहले खर्च हो जाता है तो बचा हुआ अकेला रिएक्टेंट, वो जो दूसरा वाला रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, ठीक है।
इसी की वजह से वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कहेंगे जैसे ही जो रिएक्टेंट हमारा कोई पहले खर्च हुआ उसी दौरान जितना प्रोडक्ट बनना था बन चुका, अब प्रोडक्ट वहाँ से नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना अमाउंट बन रहा है। ठीक है, अमाउंट का मतलब कितना मास बनेगा, कितना मोल बनेगा, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं एसटीपी वगैरह पे कितना वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, कैसे बता पाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से। कैसे बताएंगे, क्या होगा, वही सारी चीज़ें तो यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। और याद रखना, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको समझाया ए था और बी था, ठीक है, और इस रिएक्शंस के दौरान ए जो है, बी वाला जो है, बी इफ वी इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो इसका मतलब बी हमारा क्या माना जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर वो रिएक्शन के दौरान पहले खर्च हो जाता है तो बताओ क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका मतलब ए हमारा ज़्यादा था, वो बचा रह जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पर अगर हमने देख लिया बी खर्च हो गया, तो बी जैसे ही खर्च होगा, याद रखना, तो जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन चुका है, अब उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट यील्ड प्रोडक्ट्स की वजह से हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा। जैसे कि अमाउंट का मतलब कितना वेट बनेगा, कितना मोल बनेगा, कितना वॉल्यूम, हम किसी भी रूप में उसको बता सकते हैं वो कितना बनने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। अब सवाल आता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? मान लेते हैं हमारे दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट का मोल दे दिया गया और उसके बाद हमसे पूछा जाए, ठीक है, मोल देख करके क्या हम बता सकते हैं कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस में है? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ऐसे कुछ हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2B लिख दिया, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट बना दिया। ऐसा मान लेता हूँ मैं कि आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर ऐसा दे दिया जाता है, इसके 3 मोल है, ठीक है, और इसके 4 मोल है। तो सवाल आता है, अगर ऐसे ही देख करके मैं आपसे पूछूं कि आप बता सकते हो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो अगर आपको लगता है यहाँ पर ए के मोल कम है, ठीक है, तो इसका मतलब हम ए को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि बी वाला तो ज़्यादा, ये जल्दी नहीं खर्च होगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि केवल हम क्या करते हैं उसके अमाउंट को देख लिया और तुरंत के तुरंत बता दिया जिसके अमाउंट ज़्यादा होंगे वो पहले नहीं खर्च होगा, जिसके अमाउंट कम है वो पहले खर्च होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये देखना पड़ता है वो आपस में एक दूसरे के साथ किस रेट के साथ कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ए के कितने मोल? 1, और बी के कितने मोल? 2। इसका मतलब इनके कंज्यूम होने का रेट क्या? इनका 1 तो इनका 2, इनका 2 तो इनका 4, इनका 3 तो इनका कितना? 6। और तो इनके 3 से रिएक्शन करने के लिए इनको कितना चाहिए? 6, और 6 तो है ही नहीं इनके पास। इसीलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम क्या करते हैं वहाँ पर, केवल ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट लगा करके तो आप बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं केवल अमाउंट से हम कंपैरिजन करें कि जिसके अमाउंट कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसके अमाउंट ज़्यादा होंगे वो एक्सेस में होगा। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आ जाए दोनों के मोल सेम हो, ऐसा हो जाए जो लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा है, ठीक है, उसके मोल ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है जो लिमिटिंग रिएजेंट उसके अमाउंट भी कम है। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो केवल हम ऐसे अमाउंट को देख करके वहाँ पर तुरंत के तुरंत कॉन्सेप्ट लगा करके नहीं बता सकते। इस बात का आपको ध्यान देना है, समझ में? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आगे समझते हैं इसको। अब कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने आपको तो बता दिया भाई इसे मत देखना, आपने कहा ठीक है, आपने बता दिया, हम नहीं देखेंगे ऐसे, ठीक है, नहीं देखेंगे अमाउंट को देख करके तुरंत के तुरंत नहीं बताएंगे कि जिसके अमाउंट कम है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं कहेंगे। तब कौन सा तरीका है, हम लगाएंगे कौन सा तरीका कि कैसे पता करेंगे भाई यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर आपको। देखो क्या होता है, कहता है कि पहले एक लाइन सुन लो, लिमिटिंग रिएजेंट में बी लेस, मोर और इक्वल इन अमाउंट विथ रेस्पेक्ट टू अदर रिएक्टेंट। जो दूसरा वाला है, क्योंकि एक लिमिटिंग होगा, अगर एक दूसरा है तो उसको एक्सेस मानते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है उसके। लेकिन उससे हम नहीं डिसाइड करते। कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि वहाँ पर वो देखता है कि डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ मोल, किस रेशियो के साथ इनका, एक तो उनका कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, उससे हम वहाँ पर देख करके बताते हैं। और जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे कराने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखो, उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं A+3B ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो इनके कितने मोल दे दिए, ये आपको गिवन है, और इनके 3 मोल है, दोनों के मोल सेम है।
अगर क्या दोनों के मोल सेम है, क्या दोनों लिमिटिंग रीजन या फिर कोई लिमिटिंग रीजन नहीं, तो केवल मैंने कहा इससे नहीं देखना। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ हम लिमिटिंग रीजन को डिसाइड करेंगे, कैसा निकालेंगे लिमिटिंग रीजन। याद रखना ये जो कोई भी यहाँ पर रिएक्शंस लिखा गया, जो आगे नंबर है ये मोल को बताते हैं या फिर उसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो दिए गए जो भी अमाउंट या फिर मोल है, तो मोल को हम क्या करते हैं, उन्हीं के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 किसका मोल है, ए का, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाता है, 1 ही आ जाता है। फिर इनका मोल कितना है 3, लेकिन कोफिशिएंट कितना है 3, तो अब 3 को इनके मोल को इनके कोफिशिएंट से डिवाइड किया कितना आ जाता है 1। जब हम मोल को उन्हीं के ही कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो जिसकी वैल्यू कम आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजन, LR कहलाएगा। आया समझ में? इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा कौन है, बी कौन है यहाँ पर, लिमिटिंग रीजन है। बताओ आया समझ में? तो हमने क्या किया, जो भी मोल था इनको लिखा, फिर इनके कोफिशिएंट से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू कम आई वही हमारा LR होगा। ठीक है, उसी को हम कह देंगे भाई यहाँ पर ए और बी भले ही दोनों के मोल क्या थे, सेम थे, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पर कोई और नहीं, कौन है, बी ही हमारा लिमिटिंग रीजन है। आया समझ में? तो क्योंकि इसके यहाँ पर आफ्टर डिवीजन आप देख रहे हैं लिमिटिंग रीजन की वैल्यू ए के लिए जो हमने निकाला यहाँ पर ऐसा LR निकालते हैं, इसकी वैल्यू 3 है जबकि इसकी वैल्यू 1, और आपको पता है 3 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, जिसकी वैल्यू कम होगी वही हमारा लिमिटिंग रीजन होगा। चलो और भी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, ठीक है, आपको यहाँ पर देखना होता है। चलो मैंने यहाँ पर इस बार अगर आप देखें a+2b c+2d बना रहा है। ए के मोल दे दिया 3 और बी के मोल दे दिया 9, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारा टारगेट हम इतना सीख चुके हैं भाई, हम इनको केवल देख करके नहीं बोलेंगे, हमारा काम है LR को निकालना, और LR को निकालने ए के कितने मोल दिए गए 1, तो 3 को यहाँ पर अमाउंट तो 1 मोल दिया गया, 3 मोल है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, और 9 को कितने से डिवाइड करेंगे 2, कितना आ जाता है 4.5। तो बताओ छोटा कौन आ रहा है, ये ए वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ए ही हमारा क्या है, LR है। ऐसे और देखते हैं यहाँ पर, चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हमें क्या बताया गया, कहा गया कि अगर 2AB और यहाँ पर क्या बना रहा है और CB है और यहाँ पर P प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए के हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं क्या बताओ कि 4 कहाँ से आ गया 5, ये तो यहाँ पर गिवन है ना, गिवन मैंने लिखा, ये 5 मोल है और ये 12 है। तो अब अगर अपना काम शुरू होता है भाई LR निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, तो 4 को कितने से 2 से डिवाइड किया 2 आ जाता है, 5 को कितने से 1 से डिवाइड किया 5, 12 को कितने से 3 से डिवाइड किया 4 आ जाता है। तो अब बताओ 2, 5, 4 सबसे छोटी वैल्यू कौन है 2, तो किसकी आ रही है, ए की वैल्यू सबसे कम आ रही है, वो कितना आ रहा है 2, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है LR। ऐसा समझ लो, ये हमारा हो जाता है वहाँ पर LR। चलो अब इतना तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि LR को कैसे पहचाना जाएगा, कि हमारा कौन सा रिएजेंट वहाँ पर, कौन सा रिएक्टेंट LR है। अब चलो ठीक है, आपने कहा चलो हाँ ये सीख लिया, अब आगे सीखो। अब आगे हम क्या सीखेंगे वहाँ पर कि आखिर LR की मदद से हम कैसे बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं, एक फॉर्मूला है जो हर किसी को ध्यान देना है, हाउ टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विथ द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रीजन। तो याद रखना जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है, तो याद रखना हमें क्या क्या करना है। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का मैक्सिमम मोल हम निकालने वाले हैं, ठीक है, हम देखते हैं उसके गुणांक, जो आगे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वो कितने नंबर, उसको लिखना। फिर एक टर्म और मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ जिसका नाम होगा वैल्यू ऑफ LR, फिर उसी से आप मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू ऑफ LR से। वैल्यू ऑफ LR क्या होता है, एक टर्म है जो आपको ध्यान देना, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस यहाँ पर एक टर्म है जो आप देखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकल आएगा, ठीक है, एक ट्रिक से हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो फॉर्मूला याद रहे, क्या याद रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ LR। चलो यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। चलो इसको देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको हर कोई समझो। अगर 2A 3B ये मिलकर के C और 2D का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, और आपको कह दिया जाए कि आपको क्वेश्चन में गिवन है भाई A के 5 मोल है और B के 9 मोल है, तो अब आपका काम है LR को निकालना, डिसाइड करना। तो आपने क्या किया, 5 को कितने से 2 से तो 2.5 आ जाता है, 9 को कितने से 3 से तो 3 आ जाता है। अब ये बताओ 2.5 और 3 कौन छोटा है, 2.5 किसके लिए है, A। तो आपसे अगर पूछा जाए LR कौन है, आप बताओगे A हमारा यहाँ पर LR है, ठीक है। अब देखना यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट हम जोड़ लेते हैं, जब मोल को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड किया
जितने भी लोग हैं यहाँ पर 2 अंक को और आ जाए, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसी को एक और नाम दे देते हैं, सिंपल सा क्या बोल देते हैं उसको, वैल्यू ऑफ एल आर। बताओ क्या बताया अभी मैंने, जब मोल को हम क्या निकाल रहे थे, लिमिटिंग रीजन को डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया मोल को, दिए गए मोल को उन्हीं के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ऐसे सबके लिए करो, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी उसी को एक और नाम देने में क्या आ जाता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं वैल्यू ऑफ एल आर। तो बताओ वैल्यू ऑफ एल आर क्या आ जाएगा, 2.5, 2.5, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यहीं पर था, ये इसी को हम लोग 2.5 को बोलते हैं वैल्यू ऑफ एल आर। फिर उसके बाद सिंपल सा प्रोडक्ट, आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि जब भी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, जैसे सी कितना बनेगा, तो अभी आपको क्या करना है, इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट टू वैल्यू ऑफ एल आर, ये 2.5 जो यहाँ पर 2.5 है, तो इसके गुणांक कितने हैं, 1, तो 1 इंटू वैल्यू ऑफ एल आर, वैल्यू ऑफ एल आर कितना है 2.5, तो 1 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा, 2.5 मोल बन गया। ऐसे अगर डी का पूछा जाए, बताओ इसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 2, और वैल्यू ऑफ एल आर कितना बताया 2.5, 2 इंटू 2.5 कर देंगे यहाँ पर 2.5, तो कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाता है। आया समझ में, पहले तो मोल को उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, कर दिया, जो वैल्यू सबसे छोटी आई उसको एक नाम और दे दो, वैल्यू ऑफ एल आर। फिर जितने भी कोएफिशिएंट इनके प्रोडक्ट के हैं, ठीक है, उनके कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ एल आर को मल्टीप्लाई करके फटाफट सबका मोल बनाते चले जाते, बताते चले जाते। चलो एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक, अभी तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए। चलो यहाँ पर बताते, ए और 3b मिलकर के 3c बना रहा है, इसके 4 मोल, इसके 2.4 मोल। तो बताओ नियम के हिसाब से 4 को 1 से डिवाइड किया 4 आया, ठीक है, 2.4 को 3 से डिवाइड किया कितना जाता है 0.8। अब 0.8 जो कि एक छोटी वैल्यू, इसको स्टार बनाते हैं और इसको कहेंगे भाई तुम्हें आगे चल के हमारे रिएक्शंस के लिए क्या बनने वाले हो, वैल्यू ऑफ एल आर का डाटा दे रहे हो। तो ऐसा यहाँ पर बताया। अब हमसे पूछा गया सी कितना बनेगा, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, कोएफिशिएंट कितने हैं 3, और वैल्यू ऑफ एल आर की वैल्यू कितना निकाल के ला रहे हो 0.8, तो 3 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा 2.4 मोल आ जाता है। समझ में, 2.4 मोल बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही करना है आपको, वैल्यू ऑफ एल आर इंटू स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ एल आर इंटू स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट करते चले जाओ। और वैल्यू ऑफ एल आर कैसे, जब मास या जो भी आपको मोल दिया गया कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो जो भी वैल्यू कम आती है उसी को कह देते हैं वैल्यू ऑफ एल आर। ठीक है, ऐसे आप ये भी कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन ना, क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। 57 कि when 22.4 liter H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the mole of HCl formed is equal to। तो क्वेश्चन समझ में आया, कह रहे भैया जब H2 और कौन Cl2 आपस में रिएक्शन करके HCl बना रहा है, तो बताओ कि HTP पर वो कितना HCl बनाएगा, सबका मोल पूछा गया, HCl का मोल पूछा गया। तो इसको बताने के लिए फिर से बैलेंस केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए। ऐसे नहीं H2Cl2 मिला करके HCl बना दिया, आपको पता है इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, t बराबर 0, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर इनिशियल जो हमें गिवन है, या फिर गिवन की बात करते हैं यहाँ पर ना। अब बताओगे 22.4 लीटर इनको दिया था, 11.2 लीटर इनको दिया। अब बताओ, अभी तो मैंने जितना आपको समझाया सब जहाँ तो मोल दिया था, इसमें तो वॉल्यूम दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पर सबके पहले मोल निकाल लोगे, और मोल निकालने का कोई रास्ता आता है किसी को, बताओ STP पर वॉल्यूम दे दिया और कह रहे हैं, तो बताओ कि हाँ 22.4 से डिवाइड करके मोल निकालें, इनके 1 आया। यहाँ पर 11.2 को भी क्या करते हैं 22.4 VSTP अपन 22.4, वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.5 मोल बन के तैयार, इनका 1 और इनका 0.5। लेकिन यही नहीं, अभी तो मोल आपको मिला है, अब क्या निकालेंगे LR। कैसे निकाला जाता है बताओ, मोल को किससे डिवाइड करेंगे, इनका कोएफिशिएंट कितना 1, इनका तो 1 आ गया, इनके लिए निकालो, बताओ इनके मोल है 0.5, कितने से डिवाइड किया, कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 0.5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जिसके कोएफिशिएंट की वैल्यू, जिसको मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू कम आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एल आर, वैल्यू ऑफ एल आर। अब बताओ क्या करें यहाँ पर, हर कोई बताओ क्या करना है, क्या करेंगे 2 कोएफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ एल आर 0.5, तो बताओ कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। अब बताओ कि 1 मोल HCl बनेगा, हो गया काम, आया समझ में। तो ऐसा अगर आपको दिया जाता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो।
तो चलिए, और भी मौका दिया जा रहा है आपको समझने के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, हटा रहे इसको। कहता है कि अगर 0.5 मोल BaCl2 is mixed with 0.20 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड एज। ठीक है, आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए इंफॉर्मेशन से आप रिएक्शंस बनाओ। इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये लग रहा है वो कह रहे हैं कि BaCl2 और Na3PO4 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर Ba3PO4 का होल ट्वाइस बन रहा है, ऐसे ही कुछ। तो इनका कुछ मोल दे करके ये पूछा जा रहा है। अच्छा, ये भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम कैसे जानेंगे कि हमें लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन करना है, मतलब लिमिटिंग रीजन को सोचना है। जब भी रिएक्टेंट की जानकारी दे दे और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको इसका मतलब वहाँ पर लिमिटिंग रीजन जरूर देख रहे हैं। जितने भी रिएक्टेंट उनकी पूरी जानकारी दे दे, ठीक है, उनका मोल दे दे, मास दे दे, कुछ भी दे दे सभी रिएक्टेंट का, और उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ ले, तो आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पर लिमिटिंग रीजन के बारे में सोचना है, और जैसा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वैसा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंसिंग के नहीं बता पाओगे भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉफिशिएंट की बहुत यूज़ है। अब बैलेंसिंग के लिए बताओ, यहाँ पर PO4 कितना है, 2, जबकि यहाँ पर PO4 कितना है, 1 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, Ba यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अकेला भी है, तो इतना 3 से, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नहीं बताएगा, अगर आप उसको भी लिखना चाहें तो यहाँ पर आपको होता है क्लोरीन 6 हो जाएगा, सोडियम 6 हो जाएगा, तो 6 NaCl आप लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। काम तो नहीं, 3 की बात चल रही है। इसका मतलब हमने देखा भाई इनके 3 मोल, ठीक है, इनके 2, यहाँ पर ऐसा कुछ है। अब क्वेश्चन में जो हमें दिया हम उसके साथ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या अगर इनका 0.50 मोल यूज़ किया जा रहा है और इनका 0.20 मोल यूज़ किया जा रहा है, तो इनका कितना मोल होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। इनका कितना मोल बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ कैसे करेंगे, आप बताओगे। यहाँ पर मैंने अभी तरीका बताया। पहली बात तो भाई LR निकालो, 0.50 को 3 से डिवाइड करो इनके लिए, तो बताओ कितना आ जाएगा, 1, फिर हो जाएगा 20, 66, इसी के आसपास आ जाएगा 0.166। इनके पास चले, बताओ इनका मोल जो क्वेश्चन में गिवन है ये है, कॉफिशिएंट 2 लेकर के बैठे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.10। अब आप ही डिसाइड करो कि भाई इन दोनों में से छोटा कौन है। ये तो 0.166 जा रहा है और ये केवल 0.1 जा करके रुक गया, इसका मतलब ये हमारा छोटा है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे, वैल्यू ऑफ LR कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ LR कहलाता। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या पता है, स्टिकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है, 1, तो ठीक है 1 लिखो। फिर क्या बोला था, बताओ, वैल्यू ऑफ LR कितना है, 0.10, मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 0.10 मोल आ गया। कौन सा ऑप्शन टिक हो रहा है, डी वाला। आया समझ में कैसे करना। यहाँ पर अगर बैलेंसिंग नहीं कर पाते तो कैसे करते बताओ। यहाँ पर 2 नहीं लिखते, वहाँ पर 3 नहीं लिखते, तब तो आप यहाँ से 2 से डिवाइड नहीं करते, 2 से डिवाइड नहीं करते तो 0.1 नहीं आता। तो इसीलिए आपको समझ में आया कि ये बैलेंसिंग ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर उसको बता सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 59 नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए और इसको ट्राई करिए, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, बताओ को समझ में आ रहा है। 10 ग्राम हाइड्रोजन and 64 gram oxygen were filled in a steel vessel and exploded. The amount of water produced. तो आप सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शंस लिखो, H2O2 रिएक्शन करके वाटर बना रहे, एक्सप्लोड करके, लेकिन ये तो बैलेंस है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाफ लिखते हैं। तब 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाफ O2 का मतलब 1 ऑक्सीजन को बता रहे हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन। और इन्होंने जो हमें दिया है, कह रहे भाई ये लो 10 ग्राम है और ये 64 ग्राम है। कह रहे कितना मोल बनेगा ना, ये मोल पूछा जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब भी रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन दे करके प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट आपको लगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि यहाँ पर तो मास के साथ मैंने बताया नहीं, मैं तो आपको मोल के साथ बताया। अब क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिए गए इन्फॉर्मेशन से मोल निकाल सकते हो। अब बताओगे हाँ, इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 2, अब बताओगे तो 5 मोल आ जाता है।
अब यहाँ पर बात करते हैं 64 अपान कितना, ये ऑक्सीजन का भी ये कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करना है, अभी क्या करना है, ऑक्सीजन के मोल निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 32, 32 दूना 64, 2 आ जाता है। अब चल के LR निकाल रहे हैं, ठीक है। 5 को कितने से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट कितना लिखा आपने इस सेक्शन में 1, ये तो 5 ही बना रहा। अब बताओ 2 को कितने से डिवाइड करना है, 2 से नहीं, 1/2 से, कितने से 1/2 से, तो 2 कहाँ पर चला जाएगा ऊपर, और क्या आ जाएगा 2 2 4। अब आप डिसाइड करो दोनों में से वैल्यू ऑफ LR कौन है, अब बताओगे ये, ठीक है, यही हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ LR। आया समझ में? तो बताओ क्या बताया आपको, कैसे निकालना था, इनका कोफिशिएंट कितना बना रहा है 1 इंटू, अब बताओगे कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ LR कितना 4, तो कितना आ जाएगा 4 मोल आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? अच्छा कोई कल को बोले मैंने तो ऐसे नहीं बैलेंस किया था, मैंने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने तो ऐसे किया था O2, फिर मैंने यहाँ पर H2O बनाया, ठीक है, फिर हमें यहाँ पर लगा यहाँ पर 2 है, तो मैंने कहा यहाँ पर एक काम करते, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कर देते, तो हमारा हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो आप ऐसे भी करोगे तब भी वही सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। बैलेंसिंग होनी चाहिए, कोई इसमें 10 से गुणा कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तब भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहे कि आपका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जैसा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वैसे लगाते जाओ, वैसे आपको वैल्यू ऑफ LR निकालते जाओ, उसके बाद जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया वैसा लगाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। मैंने कहा रिएक्शन कहीं से भी उठा सकते हैं उनका ऊपर। कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सेकेंड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ इतना ग्राम PbO इतना ग्राम HCl। तो याद रहे सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख लेते, दिए गए इन्फॉर्मेशन PbO और HCl। लेड सेकेंड क्लोराइड का मतलब पता है क्या, PbCl2 की बात कर रहे हैं। अब बताओ क्या ये बैलेंस है, अब बताओ कि यहाँ तो एक क्लोरीन, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, और क्या Pb एक है, Pb एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हालांकि उनकी चर्चा नहीं हो रही, आप उनको लिखना चाहें तो वाटर के रूप में लिख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इनका दिया गया 6.5 ग्राम, ठीक है, और इनका दिया गया 3.2 ग्राम, ऐसा कुछ है वहाँ पर। अब याद रखना यहाँ पर आपको बताया है कि अभी मास से लेके आए, हमें तो मोल पे जाना है, फिर मोल से लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इनका मोल निकालेंगे। 6.5 डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करें, 207, ये हो जाता है लेड, और क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ठीक है 2 और यहाँ पर 223 आ जाता है ना। और जब यहाँ पर आप इसके मोल्स निकालेंगे लगभग इसका जो आ जाता है यहाँ पर 0.029 आ जाता है, ठीक है। आप सॉल्व करना यहाँ पर यार। फिर इनके पास चलते हैं 3.2, बताओ इनका HCl का सबको पता है मॉलिक्यूलर 36.5। अब इसको सॉल्व करते लगभग 0.087 समथिंग करके ये आ जाता है। मोल आ गए सबके, यहाँ पर इसका मोल आ गया इतना 0.08087 समथिंग। अब बताओ, अब तो मेन काम चलने रहे, ठीक है। आप बताओगे LR निकालेंगे, तो बताओ 0.029 कितने कोफिशिएंट से 1 से, तो ये तो वैल्यू यही आ जाएगी 0.029। अच्छा यहाँ पर LR निकालेंगे तो क्या आएगा, आप बताओगे 0.087 समथिंग करके है, तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट 2 है, तो कर दो डिवाइड यहाँ पर 0.04, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी 4 समथिंग करके जो आएगा, ठीक है 3-4 करके। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाता है, दोनों में से बताओ 0.04 जबकि 0.02, तो छोटा कौन है, ये वाली वैल्यू आपकी छोटी 0.02। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आप बताओगे यही तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ LR। और क्या समझाया आपको, जिसका पूछा जाए उसके कोफिशिएंट कितने 1, वैल्यू ऑफ LR कितना निकाला 0.029, कितना आ जाएगा 0.029 आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला हो जाता है। आया समझ में? तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। तो आया समझ में, वैल्यू ऑफ LR की मदद से या फिर लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब सवाल आता है, ये सोचो खुद से, अगर मान लेते ये 2 रिएक्टेंट थे, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, खर्च हो गया, फिर हमने इसी से डिसाइड कर लिया प्रोडक्ट कितना बन रहा है। अच्छा मैंने कहा कि मोल कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है, कुछ भी हिसाब पूछा जा सकता है। अगर ये पहले खर्च हो गए
तो ये भी तो पूछा जा सकता है, इसका मतलब ये बचे, अगर बचे हैं तो कितने बचे ये भी तो पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर हमसे इस लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चंस में अगर कभी पूछा जाए कि ये रिएक्टेंट कितना बचा रह जाएगा, या फिर कहा जाएगा कि जो रिएक्टेंट बचा रह जाएगा वो कितना बचा रह जाएगा ये बताओ, तो ये भी तो पूछा ही जा सकता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पर बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई द अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। भाई ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। नीट जेईई में इन सब में पूछा गया अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, सिंपल सा तरीका। अच्छा, अभी जो आपको बताया था प्रोडक्ट कितना बना तो कैसे निकाल रहे थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू वैल्यू ऑफ एलआर, ये तो कर रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जिसका अमाउंट पूछा जाए भाई वो कितना बचा रह जाएगा, हो सकता है उसका इनिशियल मोल या फिर वॉल्यूम, जो भी क्वेश्चन में दिया है, मोल दिया है तो मोल रखना, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम रखना, ठीक है। फिर उसमें से हम क्या करते हैं पता है, इनिशियल मोल या फिर वॉल्यूम लिखेंगे जो शुरू में आपको दिया गया था रिएक्शन होने से पहले। फिर उसके बाद उसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है माइनस करना है, यहाँ पर याद रहे माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ एलआर। इतना आप करके वहां पर आसानी से बता सकते हैं तो कितना बचा रह जाएगा। याद रहे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, और मैं आपको ये फॉर्मूला याद रखना, एक बार फिर से मैं बता दूं फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं। इनिशियल मोल या फिर वॉल्यूम शुरू में कितना था माइनस उसके गुणांक कितने हैं जिसका हम देख रहे हैं कितना बचा रह जाएगा, उसके कोएफिशिएंट कितने हैं वो, और उसके बाद जो क्वेश्चन में अभी मैंने आपको तरीका बताया वैल्यू ऑफ एलआर निकालने का, उसी से हम क्या करते हैं एलआर यहाँ पर रखते हैं, और इसका मतलब इनिशियल मोल वॉल्यूम में से क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू वैल्यू ऑफ एलआर को हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर आपको क्वेश्चंस कराते हैं यहाँ पर अच्छे। देखो अभी तक जितना मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था ना, मैंने कहा पहले मोल निकाल लो, मास दिया है मोल निकाल लो, फिर हम लोग क्या करते थे वहाँ पर मोल निकलने के बाद कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे। देखो एक फॉर्मूला हमें पता होता है PV बराबर nRT। अगर कोई भी गैसेज हैं, ठीक है, मान लेते हैं वहाँ पर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है, R तो कांस्टेंट होता है, T में कोई बदलाव नहीं किया जाए, इसके लिए कह देते हैं आइडेंटिकल कंडीशन टर्म यूज किया जाता है। आप क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर। तो अब बचे कौन बताओ, वॉल्यूम बचे और मोल बचे। तो वॉल्यूम डायरेक्टली एप्सिलॉन किसके हो जाएगा, मोल। अभी ये रूल मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर अवोगाड्रोस लॉ। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जितना मोल होगा, ठीक है, अगर दो गैसेज है उनके क्या हो जाता है टेम्परेचर प्रेशर वहाँ पर सेम है, अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल भी सेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब उनके मोल सेम है तो उनके वॉल्यूम भी सेम होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। इसीलिए जहाँ पर अभी मैं कह रहा था कि मोल को आपको क्या करना था, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था, मोल को कोएफिशिएंट को डिवाइड करते थे। अगर मोल की जहाँ पर वॉल्यूम दे देते, ठीक है, क्या देते थे, वॉल्यूम दे देते हैं, तो वॉल्यूम के साथ भी हम सेम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। वॉल्यूम को क्या करते हैं, अब मोल में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर एसटीपी पर वॉल्यूम ने वैसे नॉर्मल वॉल्यूम आपको दे दिया है तो हम वॉल्यूम को मोल की तरह ही ट्रीट करेंगे। आया समझ में, वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू कम आएगी उसी को वैल्यू एलआर बोल देते हैं। चलो मैं क्वेश्चन कराऊँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 61। कहता है कि 30 ml ले लिया गया H2, 20 ml ले लिया गया O2, रिएक्ट टू फॉर्म H2O, व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। H2 और O2 रिएक्शंस कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या बचा रह जाएगा रिएक्शन के अंत में। तो चलो इसके लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको पहले रिएक्शंस लिखना है सही, H2 प्लस हाफ O2, वो तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे वहाँ पर H2O, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में बता रहे हैं, हमने ये लिख दिया यहाँ पर, बैलेंसिंग कर दिया। अच्छा, जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, कह रहे हैं 30 ml आपका H2 है और 20 ml आपका क्या है O2 है। तो कह रहे बताओ जो बचा रह जाएगा, बचता कौन है पता है रिएक्शन में, रिएक्टेंट। बनता कौन है, बनता कौन है, प्रोडक्ट। बचता कौन है, रिएक्टेंट। जो बचा रह जाएगा वही लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो अब आपको याद रखना है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखना, अब यहाँ पर इसको देखो, कोई एसटीपी वगैरह लिखा है कहीं पर कि एसटीपी पर वॉल्यूम है 22.4 से डिवाइड करके मोल बना है, नहीं, तो ये लीटर है। तो अब यहीं पर ये ध्यान देना हर कोई, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, जो भी वॉल्यूम है उनको कोएफिशिएंट से डिवाइड करके यहीं से ही एलआर निकाल लेते हैं। ये 30 आया, अब 20 को बताओ कितने से डिवाइड करेंगे, कोएफिशिएंट कितना है 1/2। इसको मोल की तरह माना जा रहा है, किसको, मोल की तरह ही मान करके क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 40। अब आप खुद बताओ, इनका 30 आया, इनका 40, तो एलआर कौन है, ये आपका एलआर कौन हो जाएगा H2। जो एलआर होगा क्या वो रिएक्शन में बचेगा, नहीं बचेगा। मतलब कि आपके दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए,
H2 बच ही नहीं सकता, तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। जो बचा रहेगा वो कौन बचा रहेगा? अब बताओगे यहाँ पर कौन बचा रह जाएगा? O2। और कैसे पता करेंगे भाई कितना बचा रह जाएगा? लेफ्ट O2। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, अभी ऊपर फॉर्मूला बताया आपको बताया था इनिशियल वॉल्यूम या फिर मोल। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 20, लिख दिया 20। फिर माइनस बोला था क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1/2। अच्छा, वैल्यू ऑफ एलआर किसको बोला था? जब वॉल्यूम को या फिर मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो छोटी वैल्यू आती है, किसकी? ये 30 आई है छोटी वैल्यू, ये तो 40 आता है, उसी को वैल्यू ऑफ एलआर करते हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम किससे, अब इनिशियल वॉल्यूम माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंटू वैल्यू ऑफ एलआर कितना है? 30। इसको यहाँ पर कैंसिल किया, कितना आ जाता है? 15। 20 माइनस 15 करते कितना आ जाएगा? 50 ml ऑफ O2। तो क्या बताना चाहता है? 5 ml O2 आपका बचा रह जाएगा, 5 ml O2 वहाँ पर बचा रह जाएगा। आया समझ में क्या करना होता है बताओ? तो आपसे लेफ्ट अमाउंट भी पूछ सकता है, और लेफ्ट अमाउंट के लिए आपको ये तरीका बताया कि भाई फिर से वही काम करना है। हो सकता है आपको वॉल्यूम पे आ जाए क्वेश्चन वहाँ पर, तो याद रखना वॉल्यूम को मोल की तरह मानना, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना। फिर जिसकी वैल्यू कम आएगी उसको वैल्यू ऑफ एलआर बोलेंगे, वो तो बचेगा नहीं, उसका ऑप्शन तो काट ही देना। फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो आपका बचेगा। अब कितना बचेगा? फॉर्मूला लगाना है, इनिशियल में कितना था माइनस उसके गुणांक कितने हैं कोएफिशिएंट इंटू वैल्यू ऑफ एलआर कितना निकाला, रख करके निकाल लो, क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और एक कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। देखो अभी तक जितना भी मैं आपको बता रहा था सब में यही बात चल रहा था कि वो जितना रिएक्ट कर सकता है वो रिएक्ट हो रहा है। 100% जो भी वहाँ पर है, जब तक रिएक्शन चलनी चाहिए तब तक वहाँ पर चल रही थी, 100% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन कभी अगर ऐसा आ जाए, कहे कि हमारा प्रोडक्ट 100% ईल्ड नहीं हो रहा है, 30% हो रहा है, 40% हो रहा है, 50% की ईल्ड हो रही, तो उस कंडीशन में हमसे पूछा जाएगा अगर कोई बचा रह जाता तो कितना बचा रह जाएगा, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? तो लेफ्ट अमाउंट का फिर से वही सेम फॉर्मूला, अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। शुरू में देखो क्या बताया अभी फॉर्मूला ऊपर, इनिशियल में मोल या फिर वॉल्यूम, मोल दिया तो मोल, वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम। फिर माइनस क्या करना था? यहाँ पर देखो माइनस है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ एलआर। अब बताओ ये तो अभी वहीं पर किया, तो कौन सा नया कर रहे हैं यहाँ पर? ये हम तब पढ़ने जा रहे हैं जब आपको बताया जाए 100% यील्ड नहीं, 100% कुछ कम है, वो आपको बताएगा 30, 40, 50% कुछ बताएगा। तो ये फॉर्मूला तो पहले ही बताया था, बस इसे जितना परसेंट की यील्ड बोला उतना बाई 100 कर देना। जैसे अगर x% की यील्ड बोला है तो आपको क्या करना है? x बाई 100 कर देना है। तो अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन बराबर इनिशियल मोल और वॉल्यूम माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ एलआर इनटू क्या करना है? x अपॉन 100 कर देना। बस ये आपको कर देना है, आपको पता चल जाएगा। अब ये आप तभी क्लियर कर पाओगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इसको ट्राई करते हैं। फॉर्मूला याद रखना जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं कि हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, बहुत फेमस रिएक्शन है। 30 लीटर हाइड्रोजन 30 लीटर नाइट्रोजन लिया गया, ठीक है, और कहा गया कि केवल क्या करे, ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द अबव कंडीशन इन द इन। तो उस जिस क्लोज कंटेनर में रिएक्शंस कराई जा रही है, जब रिएक्शंस हो गई केवल 50% की यील्ड हो रही है, तो बताओ वहाँ पर क्या गैसेस का मिक्सचर होगा, मतलब क्या क्या रिएक्टेंट बचा रह जाएगा और कितना कितना, और क्या क्या प्रोडक्ट कितना बनेगा आपका। तो चलिए पहले सबसे मेन है कि यहाँ पर आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखें, N2 + 3H2, याद रहे वो क्या बनाएगा 2NH3, ऐसे करना था। और आपको जो गिवन है कह रहे हैं भाई N2 भी ले लो 30 लीटर, ये लो H2 भी 30 लीटर उठा लो, ठीक है। अब मान लेते हैं अभी 50% वाला जो कॉन्सेप्ट ये दे रहा है 50% की यील्ड हो रही है, अभी इसको रोकते हैं। अगर मानते हैं कि जैसे अभी तक क्वेश्चन करते आए, तो अगर कुछ परसेंटेज नहीं बताया मतलब 100% यील्ड हो रही है, जितना मैक्सिमम बन सकता है उतना बन रहा था। अब मान लेते हैं अभी इसको 50% को साइड रखते हैं। हम अगर खुद से सॉल्व करते, मैंने कहा वॉल्यूम दिया है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को मोल की तरह मानेंगे, 30 को कितने से डिवाइड करेंगे बताओ, कोएफिशिएंट कितना 1, तो ये 30 ही आ जाएगा। अब 30 को कितने से डिवाइड करते हैं 3 से, कितना आ जाएगा बताओ 10। तो बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है? ये, और इसे हम क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ एलआर। बताओ अब आपको क्या बताया था प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आपको क्या बताया था कोएफिशिएंट कितने हैं 2 इंटू वैल्यू ऑफ एलआर कितना है 10, तो कितना आ जाएगा बताओ 20 लीटर। जब लीटर की बात चल रही है तो प्रोडक्ट भी आपका लीटर में आएगा, जब हमने लीटर को मोल की तरह माना। तो अगर 100% की यील्ड होती तो आपका अमोनिया कितना लीटर बनता 20 लीटर, लेकिन कितने परसेंट, केवल 20 लीटर की। बताओगे 50% की यील्ड है तो बताओ 20 बनता है 100% में, तो बताओ 50% कितना 10 बन जाएगा।
चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया, इसका आधा ही बनेगा क्योंकि 50% यील्ड का मतलब होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन क्या बचा रह जाएगा। देखो, जब 100% की यील्ड नहीं हुई तो इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा खर्च नहीं हुए। जब पूरा का पूरा खर्च होते तब ये 20 लीटर बनता है। जब 20 लीटर नहीं बन रहा है, उससे कम बन रहा है, इसका मतलब ये भी बचे रहेगा, ये खर्च नहीं हुए। तो लेफ्ट, अगर हमसे पूछा जाए NO2, कौन NO2 ये, तो इसको कैसे बताएंगे? बताओ, आपको फॉर्मूला क्या बताया? इनिशियल में कितना था बताओगे तो 30 था, माइनस स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बताओगे वो 1 है। फिर आपको बताया था वैल्यू ऑफ LR कितना, ये कैसे बताया यहाँ पर 10। फिर बताया था भाई 100% यील्ड नहीं है, तो इसे में जितना परसेंट उतना बाई 100 करना, कितने के लिए 50 बाई 100 कर देते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल, इधर कितना बचा 5, इधर कितना 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25 लीटर। मतलब कि रिएक्शन के अंत में आप देखेंगे नाइट्रोजन गैस 25 लीटर बची रह जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट H2, कैसे बताओगे? इनिशियल में कितना था 30, ठीक है। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने थे 3, वैल्यू ऑफ LR कितना है 10, कितने परसेंट की यील्ड 50, 50 बाई 100। मतलब ये 0 0 कैंसिल, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 15 लीटर, ये बचा रह जाएगा। अच्छा, अमोनिया का अगर फॉर्म्ड NH3 देखा जाए, वैसे तो आपको पता चल गया 50 की बात है, इसका हमने 50% निकाला तो 10 आया। तो इनिशियल में कितना था 0, स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 2, वैल्यू ऑफ LR कितना है 10, और कितने परसेंट 50%। तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 कितना 10 लीटर बन जाता है। ये माइनस से कोई मतलब नहीं, आप वैसे भी बता सकते थे, यहाँ पर आप बताओगे, ठीक है। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, वैल्यू ऑफ LR कितना 50 इंटू 100, तो ये आ जाता है बताओगे 25 लीटर नाइट्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन, और 10 लीटर क्या बनेगा आपका वहाँ पर अमोनिया। तो 10 लीटर अमोनिया के साथ 2 ऑप्शन है, नाइट्रोजन 25 और ये आपका बताओगे सी वाला ऑप्शन से। हाँ, समझ में? तो ऐसा हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। चलिए ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर 896 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, बताया गया इतना ml का एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिले हैं, उनका वॉल्यूम टोटल इतना है, और उनका मास जब नापा गया तो उनका वेट आ जाता है 1.28 ग्राम, और वो भी सारी घटनाएं NTP पर हो रही है। कह रहे तब इतना, दोनों का वॉल्यूम तो इतना है, तो कह रहे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा वो बताओ, ठीक है। तो अब उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और इसको हम कैसे करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 63, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बता रहे कितना 896, वो भी STP पर या फिर NTP पर, और मास आपको बता रहा है मास ऑफ CO प्लस मास ऑफ CO2, वो कितना आ रहा है यहाँ पर 1.28 ग्राम। बताओ, जो भी दे रहा है दोनों का साथ में दे रहा है, और पूछ रहा किसी एक का, दोनों का वॉल्यूम कितना है मिल करके, दोनों का मास कितना मिल करके। अब इसको कैसे करते हैं? अगर STP पर कोई भी गैस है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इतना है, तो आपको ये किसमें है ml में है, तो 22,400 से डिवाइड कर दो, आपको इनका मोल पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ CO प्लस मोल ऑफ CO2 निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं 96500 और 960 और अपान 22,400 से डिवाइड करते हैं, और आप जब इसको डिवाइड करते हैं इसकी वैल्यू लगभग 0.04 आ जाए। बताओ हमने क्या कर लिया, हमने दोनों का मिला करके मोल निकाल लिया, मिला करके वॉल्यूम दिया था STP पर, तो मिला करके 22,400 से डिवाइड किया 0.04 आ जाता है इनका मोल। अच्छा, मोल को अगर हम मास में कन्वर्ट कर ले, मास मॉलिक्यूलर वेट, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें पता है दोनों का एक साथ मास मिला करके इतना है। अगर मैं मान लेता हूँ भाई CO का जो मास है ना x मान लेते हैं, तो बताओ मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? आप बताओगे तब क्या, जब दोनों का इतना है 1.28 माइनस x कर लेते। आया समझ में? कर तो लिया इतना, अब करें क्या? तो याद रखना, अब यहाँ पर CO को अगर मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, इसका मास कितना है x अपान कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है यहाँ पर मास, अब लिखेंगे 1.28 माइनस x ना, अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना 44, और इनके मोल मिलकर के कितने 0.04। अब बताओ ये 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 44x हो जाएगा,
फिर यहाँ पर ये जा करके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लगभग 35.84। उसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई होगा -28x, उसके बाद 28 इंटू 44, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.0, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब ये वैल्यू जा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर इसको ले जा करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर घटाते हैं 44x माइनस 28x बराबर, अगर ये जा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो लगभग इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो निकल के आता है लगभग 49.28 के आसपास आता है, और ये जाकर वहाँ पर होगा 35.84, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ तो इतनी वैल्यू आ गई, और ये जाके वहाँ पर घटता है तो यहाँ पर आसपास। अब इनको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है आपको पता है? इनको यहाँ पर अगर 44 में 16 28 घटाते 16x आ जाता है, और जब इनको हम यहाँ पर घटाते हैं तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है अगर हम यहाँ पर देखें तो आप अगर देखो यहाँ पर 49.28 माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 12 में 4 12, यहाँ पर यह आ जाता है, यहाँ पर 8, ठीक है, इस 5 के यहाँ पर 3, यहाँ पर, तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे यहाँ पर 1344 आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम x निकालते हैं तो आप बताओगे 13.44 अपॉन 16 कर देते हैं, और ये लगभग इसको जब सॉल्व करते हैं 0.84 इतना आ जाता है। क्या आया बताओ, x की वैल्यू निकाल लिया, x निकाल लिया मतलब हमने क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, है कि नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो बताइए हमारा x की वैल्यू कितना आ जाता है ये। अब इसे अब कार्बन डाइऑक्साइड का ही वॉल्यूम आपको बताना था, याद रहे, हम इसका मास निकाल लेते हैं। मास एक्चुअली में कितना आया 1.28 माइनस 0.84, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो लगभग आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 8 में से 4 गया तो 4 आ जाता है, ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर लगभग इतना आ जाता है, आप समझ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल गया। अच्छा बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल जाएगा उसका मोल निकाल सकते हो, बताओगे हाँ निकाल सकते हैं। 0.44 अपान कितना, मास अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 0.01। चलिए अगर 0.01 आ जाता है तो अब बताओगे, हमसे पूछा जा रहा है एसटीपी पर वॉल्यूम ना, तो VSTP पर हम क्या करते हैं, मोल इंटू कितना कर देंगे, ml में पूछा गया तो 22,400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मोल की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.1 इंटू 22,400, बताओ कितना आ जाएगा 224। देखो ये लेंदी कैलकुलेशन था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या किया मैंने। दोनों का मिला करके मोल दिया था, वॉल्यूम दिया था, दोनों को मिला करके मास दिया था, तो हमने किसी एक के मास को x मान लिया, दूसरे का मास अपने आप माइनस x हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर दोनों का वॉल्यूम है एसटीपी पर तो 22,400 से डिवाइड करके दोनों का मिला करके मोल निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा मोल के जहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कार्बन मोनोऑक्साइड, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू इतना मोल। फिर हमने कहा अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाता है, कैलकुलेट करके फाइनली मैंने x की वैल्यू निकाल ली, हुआ जाता है 0.84। और जब x की वैल्यू आ गई तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर तो 1.28 माइनस x कर देते हैं, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मिल जाएगा, मास। जब मास मिल गया तो निकाल सकते हैं मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और जब मोल निकल जाए तो एसटीपी पर वॉल्यूम तो निकाला ही जा सकता है, मोल इंटू 22,400, तो मोल था 0.01, 22,400 से गुणा किया तो 224 ml आ सकता, ठीक है। तो ये था यहाँ पर, आप समझ में, यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, लेकिन ठीक है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, आप ट्राई करते हो या फिर आपको मिलता है तो आप वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पर चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए लगभग कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि आप जब यहाँ पर देखते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, पहला चैप्टर जो होता है उसमें पहले शुरू में आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने शुरू में नहीं दिया, क्योंकि अगर शुरू में देता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग जाता है। इसको मैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैंने लास्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया, वो बेसिक्स है जिसके बारे में आपको आता भी होगा, बस उसको मैं आपको ऐसा सुनाते चलता हूँ, अब इसको पढ़ते चले। कह रहा है अगर वॉल्यूम क्या होता है, हर किसी को पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, तो अब बताओ कि 3 डायमेंशन का वो स्पेस, कोई भी सब्सटेंस 3 डायमेंशन में जितना जगह कवर करता है, जो स्पेस कवर करता है कोई भी सब्सटेंस 3 डायमेंशन में, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम को हम किस में नापते हैं,
आप बताओगे लीटर में नापते हैं, या फिर आपको पता है वॉल्यूम को सही तरीका होता है जो नापने का, हम लेंथ की क्यूब में नापते हैं। जैसे लेंथ क्या मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब में इसको यूज़ करते हैं। थोड़ा सा बेसिक जो आपके एनसीईआरटी में लिखा उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड अ सब्सटेंस। ठीक है, स्पेस में जो कोई भी सब्सटेंस जगह कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज प्रेजेंट, इट इज कैलकुलेटेड बाई लेंथ का क्यूब। यहाँ पर देख रहे हैं क्यूब दिख रहा होगा आपको, इसको हम कैलकुलेट करने का तरीका क्या हो जाता है, लेंथ का क्यूब में इसको देखते हैं। सो वॉल्यूम हैज़ यूनिट मीटर क्यूब। अगर हम मीटर के साथ देखेंगे तो मीटर क्यूब कहते हैं एसआई यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब कह सकते हैं, इन सब का यूज करते हैं। और जो कॉमनली आपको सबको पता होगा किसमें यूज करते हैं, लीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन लिक्विड। बस इतना कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर 1 लीटर बोल रहे हो तो एमएल कितना बोल रहा हूँ, 1000 एमएल, या फिर आपको होता है एमएल हो, सीसी हो, ये सब क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। 1000 एमएल तो मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब याद रहे, लेकिन डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 1। तो याद रखना ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होता है, वहाँ पर लीटर ना लिख करके डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये रैंडमली यूज़ करता है, ये कभी ऐसा नहीं कि आप डेसीमीटर क्यूब आ गया बताओ ये क्या आ गया। तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर क्या है, सेम है। अच्छा, वही 1 मीटर क्यूब देखना, यहाँ पर मीटर लिख दिया गया, 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ वहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 1 मीटर क्यूब है तो बताओगे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻3 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻3 लीटर। 10⁻3 लीटर का मतलब कितने लीटर की बात करते हैं, 1000 लीटर की बात की जा रही। तो ये बेसिक सा है, आपको पता होना चाहिए। बस ऐसे मैं एक बार यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि शुरू में जब पहला चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई, बस उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। टेम्परेचर आपको पता है, देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। ज़्यादातर हम 3 कॉमन स्केल, जैसे क्या होता है, डिग्री सी, डिग्री फ़ारेनहाइट, और दूसरा कौन सा है, और तीसरा नंबर केल्विन। आपके ज़्यादातर केमिस्ट्री में जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो केल्विन वाला। इन्फॉर्मेशन किसी में दे दो अलग बात है, डिग्री और केल्विन में ज़्यादा चलता है, डिग्री से और केल्विन में। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि क्या होता है। अगर कभी आपको डिग्री सी दे दे और पूछे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, 9/5 इंटू जो भी डिग्री सी में आपको दिया टेम्परेचर वो करना है, फिर उसी में 32 जोड़ देना। ठीक है, जिस हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी 100 डिग्री से आपको दे दिया, बताया जब कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तब बताओगे 9/5, टेम्परेचर कितना 100 दे दिया। ठीक है, प्लस 32 कर देना, तो बताओ 100 यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 180 प्लस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 180 प्लस 32 आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब वही सिंपल है, फॉर्मूला पता है तो लगा लोगे, कुछ तो है नहीं। और हाँ, जो और ज़्यादा फेमस, जो आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में चलता है, पता भी होगा आपको, अगर डिग्री सी दे दे और केल्विन में कन्वर्ट करने को बोले, हम 273 केल्विन ऐड करते हैं, लेकिन हमको होता है एग्जैक्ट डाटा की अगर बात करते हैं 273.15। हमारा काम 273 से हो जाता है अगर डिग्री सी दिया है। जैसे आपको पता है बहुत फेमस होता है 27 डिग्री सी, पूछा जाए केल्विन में कितना, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या होता है 273 प्लस यहाँ पर इतना कर देते हैं 003, 300 केल्विन आ जाता है। तो 273.5 ये एक्यूरेट वैल्यू होती है जो ऐड की जाती है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर करके 273 को वहाँ पर जोड़ देते हैं, जिससे हम डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ लॉ बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको बताया कि अगर आप चैप्टर की शुरुआत में अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ केमिकल लॉ बताया जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, पहला आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आपको बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, तीसरा आपको बताता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा आपको गैल-सैक्स लॉ, और सबसे लास्ट में एवोगैड्रोस लॉ। अभी अगर देखा जाए नीट पे इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, लेकिन ये है कि कभी भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, इसके की पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप खुद से पढ़े तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, ये क्या बताना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो की पॉइंट अगर आपने पढ़ लिया तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा आपके लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है, जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, ठीक है, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक फॉर्म से हमने क्या किया कि दूसरे फॉर्म में बना दिया, मतलब 4 लोगों को लिया, आपस में कोई रिएक्शंस कराई, या फिर कोई चीज़ वहाँ पर हीट किया, गर्म किया, एक नई चीज़ बना दी। ठीक है, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर बना दिया, नहीं, हमने किसी फॉर्म के अंदर छुपा रहा उसको निकाल के किया, ऐसा नहीं हम कहीं और से लेके आए। ठीक है, वो कहीं न कहीं छुपा था, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में पड़ा था, बस उसको हमने क्या किया, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। बस हम यही कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे एनर्जी का लॉ होता है,
ना उसको हम क्या करते हैं वहाँ पर एनर्जी को, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी लॉ होता है, ना तो उसको हम बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं, बस वहाँ पर क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है ये सारी चीज़ें हैं तो हमसे केमिस्ट्री में क्या पूछेगा। एक सिंपल सी लाइन में अगर आपको बोलूँ, अगर कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको दिख जाए तो याद रखना वो लॉ ऑफ केमिकल को वहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ बताओगे मास कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट, यहाँ पर मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शंस दिख जाए, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ रिएक्शन, ना तो बना सकते ना तो नष्ट कर सकते। तो क्या कर सकते हो, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये सबसे मेन लाइन है उनका कहने का मतलब। अगर मान लेते हैं आपने मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, अब क्या हो जाता है, अगर आप देखो एक मीथेन, अगर इसको बैलेंसिंग के साथ लिखें, एक मीथेन, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर है, तो मीथेन एक का मतलब कितना ग्राम, एक मोल का मतलब 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 दूनी 32, और इसको जोड़ लेते कितना आ जाता है 80 ग्राम। टोटल रिएक्टेंट साइड जो मास आ रहा है इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन कितना है 80। तो याद रखना प्रोडक्ट साइड भी जाएंगे तो यहाँ पर 44 है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर 18 दूनी 36, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी 80 आ जाता है। इसका मतलब क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर वो बैलेंसिंग के साथ है, ठीक है, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा और तभी वहां पर आपको जितना मास रिएक्टेंट में दिखेगा उतना मास प्रोडक्ट में भी दिखेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए रिएक्टेंट में कुछ और मास और प्रोडक्ट में कुछ और मास आ रहे हैं, दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप बताओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को वो फॉलो नहीं कर रहा है। आया समझ में, बस यही लाइन याद आ जाए आपको तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि याद रखना कि जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही सेम मास आपका प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी आपका वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करेगा। वो तभी आएगा जितने यहाँ पर है कार्बन उतने प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, जितना ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड उतना प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड उतना प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। तो इसीलिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। क्या बोलता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस। इसका मतलब क्या, कह रहे हैं अगर कोई एक केमिकल की बात कर रहे हैं, अगर एक केमिकल की बात कर रहे हैं, कोई भी एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं उसको हो सकता है बनाने के तरीके अलग हो, उसको प्राप्त करने के तरीके अलग हो, लेकिन उस कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं, आप चाहे भले ही डिफरेंट सोर्सेज से आप उसको बनाओ, लेकिन हमेशा उनके मासेस का जो रेशियो होगा फिक्स होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के अगर हम देखें, हम बात करते हैं वाटर, एक प्योर वाटर की बात करते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, रेन वाटर हो सकता है, ठीक है, पॉन्ड वाटर हो सकता है, रिवर वाटर हो सकता है, ठीक है, वेल वाटर हो सकता है, कहीं से भी अगर पानी आ रहा है, ठीक है, वाटर, प्योर वाटर, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए उसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का मास मतलब 2 ग्राम, 1 हाइड्रोजन मतलब 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1:8। तो वाटर आप कहीं से भी प्राप्त करो, ठीक है, हमेशा उसमें एलिमेंट के मासेस का रेशियो फिक्स होगा। एक बार फिर से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है अगर कोई भी एक कंपाउंड हो, जैसे यहाँ पर वाटर हो जाए एक कंपाउंड है, इसको हो सकता है अलग अलग जगह से आप बना रहे हो, कोई रिएक्शन करा के बना दिया, ठीक है, किसी ने कहा कि समुद्र मतलब जहाँ से भी उसको प्योर वाटर निकालना है, सी वाटर से क्या करता है वहाँ से प्योरीफाई करके प्योर वाटर निकाल लेता है, वेल से कुएं से निकाल लेता है, रिवर से निकाल लेता है, कहीं से भी निकाल लेता है, रेन वाटर को पकड़ लेता है। तो हर जगह वाटर का फॉर्मूला H2O ही तो होगा, तो वहाँ पर इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। ये नहीं आप बताओगे रेन वाटर का कुछ और होगा, ठीक है, वहाँ पर पता है रिवर वाटर का कुछ और होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यही कहना चाहता है डेफिनिट प्रोपोर्शन, भाई कहीं से भी प्राप्त करो उनके मासेस का रेशियो फिक्स होगा। ये लाइन याद रही तो हमेशा आपका क्वेश्चन डेफिनिट प्रोपोर्शंस गलत ही नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी निकाल लो, एक कार्बन मतलब 12 ग्राम, 2 मतलब 32 ग्राम, ठीक है, 12 × 32 और सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से प्राप्त करो, चाहे हम रेस्पायरेशन के थ्रू निकालें या फिर कोई फॉसिल फ्यूल को जलाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाए या फिर लाइम स्टोन को तोड़े, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड, भले डिफरेंट सोर्सेज से मिले, हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो हमेशा क्या होगा फिक्स होगा, ठीक है, वहाँ पे एकदम डेफिनिट होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर डेफिनिट प्रोपोर्शंस का लॉ या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अ केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर
इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर सेम एलिमेंट्स है उसमें एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा बाई मास। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है प्योर वाटर ऑब्टेन्ड कहाँ से, डिफरेंट सोर्सेज, जैसे सी हो जाए, रिवर हो जाए, वेल हो जाए, कहीं से भी बताओ, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर, कितना रेशियो, 1:8 बाई मास। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाई अ नंबर ऑफ मेथड्स, जैसे कि आप होता है कार्बन डाइऑक्साइड आप किसी बर्निंग कार्बन को जलाओ तब प्राप्त करो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम स्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके निकालो, रेस्पायरेशन से निकालो कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कह रहा है कि मार्बल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसकी रिएक्शन HCl से करा दो तब निकले। हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हाइड्रोजन के मासेस का रेशियो फिक्स होगा। तो यही हो जाता है, कोई एक केमिकल कहीं से भी प्राप्त करो उनमें मासेस का रेशियो फिक्स होगा, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को बताता है। चलिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस बताने के लिए बहुत कुछ है। एक सिंपल सी लाइन, अगर दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर के एक से ज़्यादा टाइप का कॉम्बिनेशन बना ले गए तो इसका मतलब किसको फॉलो करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, क्योंकि सबसे पहले मेन की पॉइंट्स पे आप फोकस करें, उसके बाद इनकी और कहानी जो होगी सुनेंगे। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर के NO भी गैस बना लेते हैं, वो NO2 भी बना लेते हैं, N2O भी बना लेते हैं, N2O4 भी बना लेते हैं और N2O5 भी बना लेते हैं। ये आपस में मिलकर इतने सारे कॉम्बिनेशन, बताओ तीसरा कोई एंट्री कर रहा है, नहीं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन उनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपस में ही मिल करके एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स बना लिए। इसका मतलब किसको फॉलो करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आया समझ में? जैसे एक एग्जांपल और, अगर कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स, दो हैं। इन्होंने एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कोई भी आपको दे दिया जाए, आपको दिया जाए SnCl2 है, SnCl4 है, क्या ये फॉलो कर रहे हैं? अगर दो लोग आपस में मिलकर के एक से ज़्यादा टाइप के फॉर्मूले बना रहे हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ये है मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाला लॉ। कभी आपसे ऐसा पूछा जाए, चारों ऑप्शन में दो लोगों का जोड़ा लिख दिया जाए और पूछा जाए इसमें से कौन है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब बताओगे जहां पर दो लोग मिलकर के एक से ज़्यादा कंबाइन कर रहे हैं या एक से ज़्यादा टाइप का कंपाउंड्स बना रहे हैं, आप बताओगे उसी को हम टिक करते हैं। तो चलिए, और अब इसके अलावा, ये तो मेन पॉइंट्स हैं, पूछेगा तो चांसेस यहीं पर। इसके अलावा और क्या ध्यान देना है यहाँ पर, उसको देखते हैं। कह रहा है कि जैसे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन ने मिलकर इतने टाइप कंपाउंड्स बनाए, तो रेशियो ऑफ मोलर मासेज ऑफ NNO, अगर इनके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो, एक नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम, ये 16 ग्राम, एक नाइट्रोजन 14, एक ऑक्सीजन O2 है 32, ऐसे 28 है, 2 है तो यहाँ पर एक है 16, ठीक है, 28 64 28 80, ऐसे एक एक का। अब कह रहे ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन लिया जाए तो कितना ऑक्सीजन कंबाइन हुआ वो बताएगा। आप बताओ इसका मतलब क्या होता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन कितने, 16 ग्राम से, तो 1 ग्राम कितना, 16/14, तो आप यही सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाता है। ठीक है, इनका आ जाता है कितना, आपको 16/14 करना था, यहाँ पर 16/14 मतलब 1 ग्राम के लिए, यहाँ पर 32/14 तो यहाँ पर 2.29, ऐसे ही यहाँ पर करते हैं 16/28 तो कितना 0.57, ऐसे करते 64/28, 80/28, ऐसे कर लेते। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन के मास को नाइट्रोजन के मास से डिवाइड कर दिया तो वहाँ पर 1 ग्राम का हिसाब आ जाता है। और बताया गया अब ऐसा करने के बाद इनका जितना भी कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन में से जो सबसे छोटी वैल्यू आई है, जैसे 0.571, ठीक है, इसी वैल्यू से सभी की वैल्यू को फिर से डिवाइड करो, 1.14 को भी इससे डिवाइड किया, इनको भी इससे डिवाइड किया, इनको भी इससे डिवाइड किया, इससे सबको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद एक कंप्लीट नंबर आता है, ये देखा गया है, वो भी चीज़ें यहाँ पर वो बताते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या बात याद रखनी, सबसे मेन जो नहीं भूलनी है, जब दो एलिमेंट्स मिलकर के एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स बनाए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को फॉलो। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चलिए बात करते हैं गैलू-सैक्स लॉ, ये क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं गैलू-सैक्स लॉ, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इनका ये कहना था, ठीक है, अगर दो गैसेस कभी भी आपस में टकराएंगी, आपस में रिएक्शंस करेंगी और सेम प्रोडक्ट बना रही, तो याद रखना, चाहे वो आज रिएक्शन करे आपस में मिलकर के, चाहे कल करे, चाहे कभी भी करे, हमेशा आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम का रेशियो, उनका तरीका क्या होगा, फिक्स हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। अगर दो गैसेज आपस में कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बना रही, वो चाहे आज कंबाइन हो, चाहे कल हो, चाहे जब भी कंबाइन करेंगी,
ठीक है, उनका वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स होगा कि इनका एक वॉल्यूम, इनका दो वॉल्यूम आज कंबाइन हुआ तो हमेशा इनका एक, इनका दो वॉल्यूम ही कंबाइन करके प्रोडक्ट को बनाएगा। मतलब 1:2 रेशियोज अगर कंबाइन होते हैं तो चाहे जब भी रिएक्शन आप कराएंगे 1:2 रेशियो से ही वो कंबाइन करेंगे। मतलब उनके रिएक्शन करने का, ठीक है, रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। वो कौन बता रहा है? गैल्यूसेक्स बता रहा है। ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। जैसे मान लेता हूँ H2 और O2 आपस में रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 ml हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन रिएक्शन करके 100 ml वाटर बनाता है। तो इसका मतलब हमने देखा कि हाइड्रोजन का जितना वॉल्यूम है उसका आधा वॉल्यूम कौन है? ऑक्सीजन का। या फिर ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम खर्च हुआ है उसका डबल ये। तो अब कभी भी अगर हमसे पूछा जाए अगर हाइड्रोजन का 10 ml होता तो आप कहते हो उसका 5 ml होता ऑक्सीजन का, है कि नहीं? ऐसे अगर हमसे पूछा जाए इसका 5 ml होता तो आप बताते उसका कितना 2.5 ml होता। तो मतलब वो हमेशा एक फिक्स रेशियो के साथ ही कंबाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि आज 50-100 हुआ, ये 50 कल को कहेगा देखो मैं 50 हूँ तुम भी 50 हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो उनके कंबाइन होने का रेशियो फिक्स होगा। ये लाइन याद आ जाए तो गैल्यूसेक्स लॉ की बात आती है। ठीक है, वैसे इसको बैलेंस मैंने कि नहीं किया, वैसे यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर दो, बैलेंसिंग हम इसको हाफ लिख देते हैं। ठीक है, तो बताया गया हियर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बियर अ सिंपल रेशियो। कौन सा रेशियो? 2:1 रेशियो के साथ कंबाइन करते हैं। तो आज के बाद से कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन करेंगे तो याद रखना 2:1 ही रेशियो से करेंगे, क्योंकि इनका पहले से ही फिक्स होता है। तो वो बता रहे गैल्यूसेक्स, मतलब गैसेस जब आपस में कंबाइन करेंगे फिर कोई नई गैस बनाएंगे तो उनके वॉल्यूम को आपस में कंबाइन होने का रेशियो हमेशा से फिक्स होता है। वो भी एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। जैसे इनका 100 हुआ तो इनका 50 हुआ, मतलब 2:1 के रेशियो से ही कंबाइन करते हैं। कहा गया इस लॉ को भी कहा जाता है दिस लॉ इज सिमिलर टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन विद द रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जैसे वहां पर क्या बताया गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है तो उनके मासेस का रेशियो फिक्स होगा, कोई भी कंपाउंड होगा। यहाँ पर ये कहते हैं कोई भी गैसेज जो आपस में रिएक्ट करेंगी, किन्हीं दो गैसेज जो आपस में रिएक्ट करेंगे उनके वॉल्यूम का रेशियो फिक्स होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हो मासेस के रेशियो को फिक्स कहते थे, ये कहते थे वॉल्यूम के कंबाइन होने का रेशियो फिक्स होगा। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट, वो किस में बताते थे? मास के रेस्पेक्ट में। एक आखिरी लॉ है यहाँ पर, लॉ ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ की हम लोग बात करते हैं। एवोगाड्रोस लॉ ये कहता था, अभी थोड़ा सा पीछे चर्चा किया था, Pb बराबर nRT। एकदम सिंपल सी लाइन आप यहाँ पर समझ लें, उसको अपनी भाषा में लिख ले जब भी आपको कोई चीज़ समझ में आए। कह रहे अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करें, R तो कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर दो अलग अलग गैस ही क्यों ना हो, अगर वहाँ पर, ठीक है, हम क्या करते हैं सेम वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम अगर सेम है, दो अलग अलग गैसेस क्यों ना हो, अगर टेम्परेचर प्रेशर वहाँ पर कांस्टेंट है तो उनके वॉल्यूम अगर सेम होंगे तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सिंपल सी लाइन। ठीक है, अगर दो गैसेस है, मान लेते हैं एक हाइड्रोजन गैस है और एक नाइट्रोजन गैस, उनको क्या करते हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखा गया। इनका वाला बीकर जो है, दूसरे वाले का बीकर क्या है, दोनों सेम वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम ये, वी वॉल्यूम ये। तो याद रखना जितना मोल इनका होगा उतना ही मोल उनका भी निकल के आएगा। ये कौन बताता है यहाँ पर? अब बताओगे एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन याद रख कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे। एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स का नंबर, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको मोल बताया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है n × n। जिनके मोल सेम होंगे तो मतलब मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यहाँ पर लैंग्वेज में उन्होंने कहा है कि मॉलिक्यूल सेम होंगे अगर उनके वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर पे, अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो याद रखना उनके क्या हो जाएंगे, मोल भी वहाँ पर सेम या फिर मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। कितना है? चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बस, ये चैप्टर कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 2-4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐसे रख दिया। और तो अगर हमसे पूछा जाए एक क्यूम्यू कितने बराबर होता है, तो मैंने आपको बताया था, सारे क्वेश्चन मैंने खत्म किए। एक क्यूम्यू क्या हो जाता था, कार्बन के एक एटम के मास का कौन सा हिस्सा, 1/12 हिस्सा ही कहलाता था। कार्बन के एटम का मास क्या, 12/n। मैंने कहा था कि जब भी किसी एक एटम का मास पूछा जाए तो उसका जो भी होगा, एटम है मॉलिक्यूल्स, उसका मोलर मास अपन n कर दें। एक क्यों होता है कि कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 हिस्सा ही क्या कहलाता है, 1 AMU 1/n। और जब इसको हम सॉल्व करते थे लगभग 1.66 × 10⁻⁻24 इतना ग्राम आता था। तो हिसाब से आप बताओगे कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ये सब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो तो क्वेश्चन लास्ट में से रख दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बताता है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंबाइंड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे हैं 40 ग्राम वाटर में, वो ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही मॉलिक्यूल्स मुझे किसका चाहिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए। तो बताओ तब उसका कितना मास लेकर के चले। तो हमारे पास क्या है, कह रहा है भाई दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम। इसका मतलब आप कहोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या, N इंटू एन ए, मोल इसके इंटू एवोगैड्रो नंबर बराबर मोल किसके, O2 के इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उनके मोल सेम होने चाहिए। तो बताओ अगर मोल सेम तो मास के साथ आपका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44। बताओ अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसका मास तो हमें दिया है ना, कितना है 40, और मॉलिक्यूलर वेट 32 हो जाता है। तो मास निकालना है तो बताओगे 40 इंटू 44 अपॉन कितना हो जाएगा, 32 हो जाता है। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका 55 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाता है आपका, बी वाला। सारे टाइप के क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर 66। कह रहे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, और वो भी डाइहाइड्रेटेड वाला। मतलब कह रहे हैं कि अगर H2C2O4 डॉट 2 H2O है, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और वो भी 2 वाटर के साथ डाइहाइड्रेट। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताओ एटम का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जब ये एटम का N इंटू Na इंटू क्या बताया था, एटॉमिसिटी। तो बताओ अब यहाँ पर क्या क्या रखना है हमें। मोल आपको दे दिया कितना, क्वेश्चन देखो 1, और यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर 23 ऐसे लिख देते हैं। Na की वैल्यू, एटॉमिसिटी कितना रखोगे, किसका पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का। कितना, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, कितना हो जाएगा 6, है कि नहीं। 4 यहाँ से आया और यहाँ पर 2H2O का मतलब 2 ही है, तो टोटल 6 हो जाता है। तो बताओ कि यहाँ पर 6 इंटू 6 करते कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10 की पावर 23 आ जाता है आपका, ये सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर कहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन 2.8 लीटर ऑफ डायटोमिक गैस। सबसे कह रहे हैं पहले मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, फिर एटम बताओ। ठीक है, कोई डायटोमिक गैस है 67, तो पहले कह रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब फॉर्मूला क्या, N इंटू Na। चलो पहले मॉलिक्यूल्स को निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। तो N की वैल्यू कैसे निकालोगे, STP पर आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। अब बताओगे 2.8 अपॉन, तो अब बताओगे 22.4 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 23 कर लेते हैं। 10 की पावर 23। आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे 3 और यहाँ पर 2 3 6, 2 4 8, 3/4 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.75 आएगा, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। बताओगे 7.5 इंटू 10 की पावर 22। ये भी मॉलिक्यूल्स आया। आपसे क्या पूछा गया दूसरा, कह रहे नंबर ऑफ एटम्स बताओ। अच्छा आपको बताया नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो N इंटू Na इंटू क्या करना था, एटॉमिसिटी। अच्छा N इंटू Na को अगर आपको पता, अभी वही तो सॉल्व करके ला रहे हैं, कितना आया था, इतना 7.5 इंटू 10 की पावर 22। अच्छा एटॉमिसिटी कैसे, कोई गैस तो बताया नहीं, लेकिन यहाँ पर उनका वो कैसा गैस है, डाइएटॉमिक, मतलब उसमें कितने एटम्स हैं, 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, 7.5 इंटू 2 करते हैं 15 आ जाता है। 15 इंटू 10 की पावर 22 ये, तो आप इस हिसाब से कौन सा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा था व्हाट विल बी द मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर 100 एटम आपको दे दिया जाए, 100 एटम 100 एटम, तो उसका टोटल मास क्या आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक बात समझाई थी, मास ऑफ 1 एटम, जब सिंगल की बात आती है तो क्या करते थे बताओ,
एक पार्टिकल के मास की बात आए तो उसका मोलर मास अपान Na किया जाता था। तो वो हाइड्रोजन एटम है तो उसका मोलर मास मतलब एटम है तो एटॉमिक वेट अपान क्या Na। अब तक Na कितना रख देते हैं यहाँ पर 6 × 10⁻23 के आसपास इस तरह रख देते हैं। लेकिन ये तो एक एटम का मास हुआ ना, हमें कितने एटम का पूछा है 100। तो आप बताओ कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको होता है यही वैल्यू एवोगैड्रो नंबर को दिया था। आप बताओ कि वहाँ पर कितना आ जाता था। अब बताओ कि 1.66 × 10⁻, अब बताओ कि यहाँ पर 24 माइनस में आता था। ये एक एटम का है लेकिन आपसे कितने एटम का पूछा जा रहा है बताओ। आपसे 100 एटम 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ कि 1.66 × 10⁻, कितना हो जाएगा -22। इतना ग्राम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसी के जस्ट बाद इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो अब अगले टर्न से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इतना करते हैं। थैंक यू।